नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का, एस्पायरेंट्स का तथास्तु आईसीएस परिवार में। दोस्तों, आज हमारा पहला लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे बिहार के बारे में। बिहार स्पेशल जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी और बीपीएससी के मेंस के भी। बीपीएससी के प्रीलिम्स का जो संभावित तिथि है, जो बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में दिया है, वो है आपको 30 सितंबर। हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे हो जाए, डेट पीछे तो नहीं होगा, कुछ आगे ही हो सकता है, लेकिन तैयारी आपको पुरजोर तरीके से, पूरे मेहनत से अभी से डट कर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भी उसी तरीके का आपको मिलने वाला है इस बार के बीपीएससी के प्रीलिम्स में। सीटें भी अधिक आने की उम्मीदें हैं, बदलाव भी होगा पैटर्न में। परीक्षा का सिलेबस तो यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आने के पैटर्न हो गए। उन सभी चीजों पे हम लोग जो बिहार स्पेशल की तैयारी करेंगे, उन सभी चीजों को आपको तैयारी के दौरान लेकर हम लोग चलेंगे, ताकि आपको किसी भी पैटर्न का प्रश्न आए, किसी भी तरीके का आपको समस्या ना हो। बिहार स्पेशल की जब हम बात करते हैं तो बिहार के वो हर एक पक्ष जिस पर हमें डिस्कशन करना होता है, चाहे बिहार का आर्थिक पक्ष हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो, चाहे बिहार का भौगोलिक पक्ष हो, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव हो, चाहे बिहार का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो, राजनीतिक पक्ष हो, चाहे बिहार का जो ऐतिहासिक पक्ष है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इन सभी मुद्दों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं जब हम बिहार स्पेशल की बात करते हैं। जब दुनिया के सभी प्राचीनतम संस्कृति की मैं बात करूं तो स्वाभाविक ही आपको ध्यान में आता है कि दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति में सबसे प्राचीनतम संस्कृति हमारे भारत की संस्कृति है। और जब हम भारत की संस्कृति, इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो स्वाभाविक ही बिहार की सभ्यता और बिहार की संस्कृति हमें ध्यान में आता है, क्योंकि बिहार ने सदियों से भारतीय संस्कृति को अपने ज्ञान से, अपने तपोबल से भारतीय संस्कृति को संपुट किया है, मजबूत किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्तों, जब हम बिहार की बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है बुद्धिज्म, जैनिज्म, बिहार की वर्तमान राजनीति, बिहार में बेरोजगारी, बिहार के लोग जो माइग्रेट होकर दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं, उनकी लाचारी, बिहार की विद्वता भी ध्यान पर आती है। तो कभी कभी जब हम भ्रष्टाचार पे चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक बिहार का नाम उसमें आ जाता है, लेकिन ये एक चर्चा का विषय है। इसके साथ साथ जो बिहार की वास्तविकता है, उसको जब तक हम ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक बिहार की न तो समस्या को हम लोग ठीक से समझ सकते हैं, न ही उसका हम लोग समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए बीपीएससी में एक महत्वपूर्ण आपको पक्ष होता है बिहार स्पेशल का, जिससे आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है, और इंटरव्यू की जब आप तैयारी करेंगे तो इंटरव्यू में भी बिहार से जुड़े हुए प्रश्न वो आपसे पूछते हैं। इसलिए जरूरी है कि बिहार स्पेशल पे हम अपनी पकड़ को शुरू से बनाकर रखें, और इसमें अधिक से अधिक अंक आप स्कोर कर सकते हैं, विद्यार्थी करते भी हैं, और यदि आपने मेहनत अच्छे से किया तो इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कल मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, अभी बिहार में एज ए एसडीएम वो पोस्टेड हैं, और बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है वहां पे उनकी पोस्टिंग हुई है, जो बंगाल से जुड़ा हुआ बिहार का क्षेत्र है। और उन्होंने कई ऐसे रोचक तथ्य मुझे बिहार के बारे में बताए, जिसे मैं कभी किताबों में पढ़ा करता था, वो वहां पर उस जीवन में अभी जी रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका आभास कर रहे हैं। और बता रहे थे कि रवीश, ये एहसास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं वो अतीत काल में आ गया हूं, जिससे कभी हम लोग पढ़ा करते थे, सोचा करते थे। वही है बिहार। उससे मुझे एक और चीज याद आया कि कुछ समय पहले एक लोक गायिका है, उन्होंने कुछ शब्द बिहार के लिए बताए थे, वायरल हुआ था कि बिहार में काबा। और उनके ही आपको रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं कि बिहार के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, वो भी उन्होंने बताया था मैथिली भाषा में कि बिहार में ईछ है, बिहार में उच्च है। तो ये आपको जो लोक गायिका थी, उन्होंने भोजपुरी में पूछा था, उन्होंने मैथिली में जवाब दिया। बिहार में कई मधुर भाषाएं हैं, जैसे कि मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, बज्जिका है। कई संस्कृतियों का समावेश आपको बिहार में देखने को मिलेगा। इसलिए बिहार स्पेशल केवल परीक्षा के ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको बिहार को समझने के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बिहार स्पेशल के क्लास में हम उन सभी स्तंभों पर, पिलर्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे
और उसके एक एक पक्ष को हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर जो आप क्लास में सीखेंगे वो आपको प्रीलिम्स में तो काम आए ही, साथ साथ ये ज्ञान आपको मेंस में भी जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें भी आप अच्छे से उसको लिख सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है आपको बिहार एक परिचय पर। आज हम बिहार की एक झलक को समझेंगे, बिहार के सांस्कृतिक पक्ष को समझेंगे, ऐतिहासिक पक्ष को समझेंगे, भौगोलिक पक्ष को समझेंगे। भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया, सांस्कृतिक कल्चरल एस्पेक्ट हो गया, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया, राजनीतिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो गया। इसके साथ साथ बिहार की जो वर्तमान समस्याएं हैं, बिहार की जो वर्तमान पारिस्थितिकी है, उसको भी हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो जानेंगे अलग अलग पक्ष के माध्यम से बिहार के बारे में, ताकि एक परिचय, बिहार के परिचय से आप अवगत हो जाएं, ताकि अलग अलग लेक्चर आगे से जो सेकंड लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर आएगा और लेक्चर आते जाएंगे, उसमें हम लोग एक एक पक्ष को, एक एक स्तंभ को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो साथियों, ये जो हमारा लेक्चर होगा ये आपको दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ताकि जो एस्पायरेंट्स, जो अभ्यर्थी हिंदी में सुन रहे होंगे उनको हिंदी माध्यम में एग्जाम लिखना होगा, उनको भी लाभ हो जाएगा। जो अंग्रेजी माध्यम में विद्यार्थी लिखेंगे, तो विशेषकर जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो हिंदी बेल्ट के मैक्सिमम विद्यार्थी होते हैं, 90-95% विद्यार्थी आपको हिंदी बेल्ट के होते हैं। उनको हिंदी तो समझ में आता ही है, जो कनेक्टिंग वर्ड्स होता है, जिसके लिए अंग्रेजी होना आवश्यक होता है, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे। मैंने जो कंटेंट्स आपको दिया है, जो इस वीडियो में जिस कंटेंट का मैं यूज करूंगा आपके लिए, उसको मैंने दोनों भाषाओं में रखा है, हिंदी में भी रखा है और इंग्लिश में भी रखा है, ताकि हिंदी वाले हिंदी में समझ लें और अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उसको वो इंग्लिश में समझ लें। और किसी भी तरीके से भाषा जो है आपका इसमें रेसिस्टेंस ना बने, भाषा किसी भी प्रकार से इसमें बाधा का काम ना करे। भाषा तो होता है व्यक्ति को नए ज्ञान को अपने अंदर समाने के लिए, भाषा कभी भी ज्ञान का बाधा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कंटेंट हम लोग इसमें यूज करेंगे दोस्तों, वो आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसी कंटेंट का क्या करेंगे, बराबर अपने तैयारी के दौरान रिवीजन करेंगे, ताकि जब भी आप क्लास के बाद खुद से पढ़ने बैठें तो इस कंटेंट को आप रिवीजन करें, और रिवीजन करते ही क्लास में आपने क्या सुना है उसको आप आसानी से याद कर लें। मेरा विश्वास मानिए, यदि इस कंटेंट को आपने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, आपको याद हो जाएगा। और इससे सभी प्रश्न का तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतने प्रश्न इसमें से जरूर आ जाएंगे जिससे आप कट ऑफ आसानी से निकालकर मेंस लिखने जाएंगे। और यदि समझ आपने क्लास में विकसित कर लिया, जो कि हमारा पेडागोजी ऐसा ही होगा, ताकि आपके अंदर एक समझ विकसित किया जाए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए बिहार के प्रति, बिहार स्पेशल के जो अलग अलग विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसके प्रति, ताकि यही ज्ञान, यही समझ, यही अंडरस्टैंडिंग आप मेंस में भी प्रयोग कर सकें और मेंस में भी अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें, अच्छे मार्क्स आप ला सकें। यही हमारा मकसद भी है। दोस्तों, चलते हैं। ये बिहार का आप पुराना मैप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कटक है, उड़ी है, ये आपको दोस्तों उड़ीसा का पार्ट हो चुका है। ये अब क्या है, उड़ीसा का पार्ट है, उड़ीसा का पार्ट है। और ये आप देख सकते हैं ये झारखंड का पार्ट है, झारखंड का पार्ट है। और ये ऊपर हो गया दोस्तों अपना बिहार, ये हो गया ऊपर का बिहार, जिसको हम वर्तमान बिहार कहते हैं। अब इसमें देखेंगे आप, ये हो गया आपको सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये हजारीबाग हो गया, ये पलामू हो गया, ठीक है ना। ये आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू का क्षेत्र है, ये पलामू का क्षेत्र है, ये हजारीबाग हो गया, ये सिंहभूम का क्षेत्र है। जो भी जनजातीय आंदोलन बिहार में हुए हैं, जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, वो अधिकतर आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। ये जो क्षेत्र हैं आपको, ये जो क्षेत्र हैं झारखंड में अभी जो वर्तमान में आता है, इन्हीं क्षेत्रों में हमें विशेष रूप से जो है ट्राइबल मूवमेंट देखने को मिला है। अब स्वाभाविक है, जिस समय ये ट्राइबल मूवमेंट हुआ था वो बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, बिहार आपको बंगाल का पार्ट हुआ करता था। इस कारण से जो है वर्तमान बिहार में जब बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, तो वो जो आपके क्रियाएं थी, वो जो घटनाएं थी, वो आज भी हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये मैप है। जब मैं आपको जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको इस पूरे मैप के बारे में। ये मैप आपको क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग अपने मन में बसा लेना है कि कहाँ कहाँ कौन सा क्षेत्र है। ये पुराने इसके नाम सब है, आप चंपारण देख सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ दरभंगा देख सकते हैं,
इधर आप जो अभी सीमांचल का क्षेत्र है, जैसे आप पूर्णिया यहाँ पे देख सकते हैं, ये हजारीबाग का क्षेत्र देख सकते हैं, ये बिहार की राजधानी पटना देख सकते हैं, गया हो गया यहाँ पे, यहाँ आपको शाहाबाद हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्षेत्र है, और इधर का क्षेत्र आपको बंगाल से जुड़ा हुआ है। जो नीचे का क्षेत्र है ये आपको उड़ीसा में आ चुका है। ये पुराना मैप है, ठीक है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। आगे जो है जब उड़ीसा हट गया तो अब क्या था, बिहार, अभी तक झारखंड इससे अलग नहीं हुआ है। ये मैप आप देखें, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको पटना है, ये आपको यहाँ से जो बंटवारे हुए हैं ये आप देख सकते हैं, ये आपको बॉर्डर पे बोध गया है, फिर गिरिडीह आपको आ जाता है झारखंड में, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं भभुआ है, ये आपका दरभंगा है, ये पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है। मैप के एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुछ दिन के क्लास के बाद पूरा मैप आपको विथ डिस्ट्रिक्ट के सहित, जिला सहित आपको याद हो जाएगा, राइट। तो मैप को अपने तैयारी के दौरान हम लोग बराबर प्रयोग में लाने वाले हैं। दोस्तों अब चलते हैं, जो बिहार का वर्तमान आपको मैप है, नक्शा है, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये बिहार है, जहां आप पश्चिम चंपारण को देख सकते हैं नॉर्थ बिहार में। तो दक्षिण बिहार में आप देख सकते हैं गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, औरंगाबाद है, इधर आपको कैमूर हो गया। ईस्टर्न बिहार, ईस्टर्न सॉदर्न बिहार आप कह सकते हैं, कैमूर, भभुआ, रोहतास। इधर आपको ईस्टर्न, माफ कीजिएगा, वेस्टर्न पश्चिमी बिहार जो है बक्सर हो गया। फिर इधर गोपालगंज है, सिवान है, सारण, ये उत्तर प्रदेश का आपको क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यहाँ से टच करते हैं। ये आपको बिहार का सीमांचल का क्षेत्र है, किशनगंज हो गया, अररिया है, पूर्णिया, ये नेपाल का क्षेत्र है ऊपर। और ये आपको जो सेंट्रल बिहार आपको इसको कह सकते हैं वो क्षेत्र है। और जो ये बिहार के क्षेत्र हैं, जो आपका सीतामढ़ी है, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, ये आपको बिहार के जो मिथिलांचल के क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में आते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब बिहार के आपको भौगोलिक क्षेत्र का हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ बिहार की जो राजनीतिक स्तर पर जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है उसकी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग डिटेल से इसमें समझ लेंगे, ताकि किसी तरीके का कंफ्यूजन आपके अंदर ना बना रहे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से जो है बिहार एक परिचय के तौर पर आप समझ सकें। और कल जब आप बिहार के बारे में एक एक बिंदुओं पर, एक एक स्तंभ के बारे में जब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तो कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा, कैसे करंट अफेयर्स को, जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, जैसे बिहार स्पेशल के अलग अलग जो आपको कह सकते हैं तथ्य होते हैं, उसको कैसे आप बिहार के जो आपको परिप्रेक्ष्य के स्तंभ हैं, जैसे मैंने बताया आर्थिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ, भौगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल स्तंभ, इकोनॉमिकल स्तंभ हो गया, पिलर हो गया, उसे कैसे आप कनेक्ट करते हुए समझते चलेंगे, वो सभी हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं, ताकि एक परिचय बिहार का एक इंट्रोडक्शन में आपको पहले दूं। क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी चीजों का इंट्रोडक्शन होना जरूरी होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, प्रीलिम्स निकालने के बाद, मेंस निकालने के बाद, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में मुझे बताएं, जबकि उनके पास आपका डेप्थ पढ़ा हुआ होता है, फिर भी वो आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। ऐसे ही जब हम किसी विषय को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उस विषय का क्यों न एक परिचय ले लें, और जिस राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं उस राज्य का एक परिचय होना बहुत जरूरी है, ताकि आप राज्य से अपरिचित न रहें, ठीक है। और कई प्रश्न आपको आज की जो कक्षा होने वाली है, इसी आज के कक्षा से कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बिहार के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। पहला दोस्तों, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये है आपको ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का, हमारे भारत का ये क्या है, ईस्टर्न स्टेट में आता है, यहाँ पे आता है। तो ये ईस्टर्न स्टेट में बिहार की गिनती होती है। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का पूर्वी राज्य है। बॉर्डर्स किसके साथ है इनके, उत्तर प्रदेश के साथ, एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा आपको नेपाल के साथ, तीसरा आपको वेस्ट बंगाल के साथ, चौथा आपको झारखंड के साथ। तो ये चार चीजों के साथ इनका क्या है, बॉर्डर जुड़ा हुआ है, जिसमें तीन जो है दोस्तों भारत के राज्य हैं और एक इसका क्या है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। तीन जो है भारत के राज्य हैं और एक क्या है, इसका अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। तो 3+1 करके आपको याद रखना है। तीन आपको देश के राज्य से जुड़ा हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यदि
आपको पूछ ले क्या बिहार बांग्लादेश से टच करता है? बिल्कुल नहीं। बिहार और बांग्लादेश के बीच में आपको वेस्ट बंगाल की एक क्षेत्र आती है, हालांकि छोटा सा क्षेत्र है, छोटी सी पट्टी की तरह है, लेकिन क्षेत्र तो आता है, बंटवारा तो है वहां पर। डिवाइडेड बाय द गंगेज रिवर, बिहार जो है वो, जैसे कि मैं आपको, चलिए बिहार में आप इसी तरीके से एक स्क्वायर बना के आपको समझाऊंगा। बिहार है तो बिहार आपको बांटा जाता है गंगा रिवर के द्वारा, तो बिहार इससे आपको दो पार्ट में बट जाता है, किसके द्वारा? गंगा नदी के द्वारा विभाजित किया जाता है। सॉर्डर्न पार्ट बिकेम झारखंड इन 2000, जो बिहार का दक्षिणी एरिया था पहले जो हुआ करता था वो झारखंड बन गया। कब बन गया? 2000 ईस्वी में बिहार ने झारखंड बना दिया। उसके बाद इसका डेमोग्राफिक्स यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय ले लें। तो बिहार का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में आप परिचित हो गए होंगे कि बिहार का ईस्टर्न पार्ट है, ये हो गया। दूसरी बात, कौन कौन से राज्यों से इसका बॉर्डर टच करता है? उत्तर प्रदेश से करता है, झारखंड से करता है और वेस्ट बंगाल से करता है, पश्चिम बंगाल से करता है। और इसका एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कौन सा है? नेपाल है। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल है। जब भौगोलिक स्थिति के बारे में एक विशेष चर्चा हम लोग करेंगे तो मैं आपको क्षेत्र भी बताऊंगा, एरिया भी बताऊंगा कि सबसे बड़ा बॉर्डर इसका किसके साथ टच करता है, कितने किलोमीटर का टच करता है, सबसे छोटा किसके साथ टच करता है, वो सभी चीज मैं डिटेल में बताऊंगा आपको जब उसकी कक्षा के विशेष उस टॉपिक पे जब हम लोग विशेष क्लास ले रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक सामान्य परिचय दे रहा हूं ताकि इससे आप अवगत हो जाएं। दोस्तों दूसरा क्या हमारा टॉपिक? डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा क्या है? बिहार एक राज्य है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 12th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, और क्षेत्रफल के आधार पर 12वें स्थान पर आता है। सोचिए, क्षेत्रफल के स्थान पर बिहार 12वें स्थान पे आता है, 12th पोजीशन पे आता है। और जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर कौन से स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पे आता है, थर्ड पोजीशन पर आता है। कौन से सेंसस के माध्यम से? तो 2011 में जो सेंसस ली गई थी उसके आधार पर ये डेटा है। 2011 के सेंसस के जनगणना के आधार पर ये आपको बताया जा रहा है। ओनली 11.27% अर्बन पॉपुलेशन, बिहार में केवल 11.27% जो है आपको जनसंख्या जो है शहरों में रहती हैं। सोचिए, बिहार की अधिक से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। इसका मतलब बिहार के जो अधिक से अधिक क्षेत्र हैं वो क्या है? आपको ग्रामीण हैं, गांव के क्षेत्र में आते हैं। और कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो आपको शहरों के क्षेत्र में आते हैं। जाहिर सी बात है कि जब शहरों के क्षेत्र में कम क्षेत्र आते हैं, इसका मतलब आर्थिक उपलब्धता, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम के जो क्षेत्र होते होंगे वो भी कम होते होंगे। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, खासकर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की मैं बात करूं, विनिर्माण जो क्रियाएं हैं उसकी मैं बात करूं, तो क्षेत्र उसके कम हो जाते होंगे। और यही कारण है कहीं ना कहीं बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का भी। तो दोस्तों, ओनली 11.27% अर्बन पॉपुलेशन है, केवल 11.27% शहरी जनसंख्या है। नियरली 58% पॉपुलेशन बिलो 25 ईयर्स है, ये एक चलिए अच्छी बात है। बिहार में 58% जो जनसंख्या है वो 25 साल से नीचे है, मतलब युवा है। युवा अवस्था में बिहार की जनसंख्या क्या है? युवा अवस्था में है। साधारणतया जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व के मानचित्र पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब हम जनसंख्या, डेमोग्राफिक स्टेटस की बात करते हैं तो भारत अभी युवा वाले देश में भारत की गिनती होती है कि भारत अभी युवा है। लेकिन जब हम इंडिया लेवल पे बात करते हैं, नेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो बिहार आपको एक युवा देश की तरह देखा जाता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 58%, 58% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो दोस्तों किसमें? 25 साल से कम जनसंख्या उम्र में आते हैं। ठीक है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, अब इसमें क्या देखेंगे? तीसरी बात है आपको कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ का जो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय लेते हैं। सांस्कृतिक विविधता क्या है दोस्तों? पहला है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, पहला ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो आधिकारिक भाषा है बिहार की वो है हिंदी, और दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू। आपको यह सोचकर अचंभा भी होगा कि बिहार में जब भोजपुरी इतना फेमस है, बिहार की भाषा मैथिली इतना जो प्रसिद्ध है, मैथिली भाषा में
प्रत्येक वर्ष आपको यूपीएससी में भी विद्यार्थी सिलेक्शन लेते हैं, बीपीएससी में भी विद्यार्थी सिलेक्शन लेते हैं। भोजपुरी भाषा और बोली, इसको लेकर के मैं अभी डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं कि भोजपुरी एक भाषा है या बोली है, यदि मैं इसको भाषा ही मान लूं या बोली ही मान लूं, लेकिन लाखों नहीं करोड़ों लोग इसको सुनते हैं, बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या ये आधिकारिक भाषा नहीं है बिहार की? नहीं दोस्तों, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है और उर्दू है। तो इसमें पूछ लिया जाएगा आपको भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है, बज्जिका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी है और उर्दू है बिहार की आधिकारिक भाषा में। इसके अलावा कौन कौन से भाषाएं बिहार में बोली जाती हैं? इनके अलावा जो है बिहार में भाषाएं बोली जाती हैं आपको, जैसे कि क्या हो गया? मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैं अंगिका का भी नाम ले लूं इसमें, अंगिका हो गया, अंगिका, बज्जिका हो गया। ये सब आपको भाषाएं जो हैं आपको बिहार में हमें देखने को मिलते हैं। हाई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है? उच्च भाषाई विविधताएं हैं बिहार में। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? आर्थिक संकेतक बिहार के क्या है उसको थोड़ा सा जान लें अभी। 15th लार्जेस्ट स्टेट बाय जीडीपी इन 2021, यानी कि 2021 में, 2021 के मैं डाटा की यदि बात करूं, 2021 की डाटा की बात करूं तो बिहार का जीडीपी जो है कौन से नंबर पर है? 15वें नंबर पर है, 15th नंबर पर है। और मैं एरिया की भी बात करूं तो कौन से नंबर पे था दोस्तों? एरिया की अभी मैंने आपको बात बताई थी कि बिहार का जो है कौन से नंबर पे आता है? 12th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया में आता है और 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता है और 15th लार्जेस्ट आपको आता है जीडीपी में आता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि रेशियो कितना अधिक है। 3rd लार्जेस्ट हो गया दोस्तों, 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन में, 12 लार्जेस्ट एरिया में और जीडीपी इसका 5th नंबर पर है। तो ये कितना गैप है? 3 और 15 का गैप देखें, 12 का गैप आ जाता है दोस्तों किसमें? जीडीपी और इसके पॉपुलेशन परसेंटेज में। और यही कारण बनता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का कम हो जाता है। बिहार का पर कैपिटा इनकम कम है और पर कैपिटा इनकम कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोगों की खरीदारी करने की जो क्षमता होगी वो कम होगी, परचेजिंग पावर जो होगा उनका कम होगा। और जब परचेजिंग पावर उनका कम होगा तो स्वाभाविक बात है वहां के मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम होगा ये कभी भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है? यहां समझ गए? इतने आसानी से आप लोग परिचय आपके अंदर विकसित हो पा रहा होगा आसानी से। एक परिचय आज हम लोग क्लास में लेंगे और आराम से समझेंगे, पूरा धैर्यपूर्वक समझेंगे, ताकि आज जो आपने समझ लिया वो आपको परीक्षा के अंतिम समय तक याद रहे। दोबारा आपको रिवीजन 2-3 बार बस करना पड़ेगा और आपने 2-3 बार सही से रिवीजन कर लिया तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इस विषय में आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन और क्लासिकल बिहार के बारे में अब चलते हैं। ये क्या था? एक ओवरव्यू मैंने दिया आपको, भौगोलिक स्थिति का, ज्योग्राफिकल लोकेशंस का, आर्थिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, जनसंख्या के आधार पर, डेमोग्राफिक सिचुएशन पर। अब देखते हैं प्राचीन और क्लासिकल बिहार में क्या इसके पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। द नेम बिहार इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत एंड पाली वर्ड बिहार। बिहार का नाम कहां से डिराइव किया गया है? संस्कृत और पाली शब्द हैं आपको बिहार, ये शब्द से आपको क्या किया? बिहार का नाम लिया गया है। अबोर्ड, बिहार का नाम संस्कृत और पाली शब्द बिहार से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है आवास, ठीक है? बिहार मतलब क्या होता है? आवास। द रीजन रफली इनकम्पासिंग द प्रेजेंट स्टेट हैड मेनी बुद्धिस्ट विहाराज, द abodes ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन द एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड्स। वर्तमान राज्य को लेकर लगभग क्षेत्र में प्राचीन और मध्यकालीन काल में कई बौद्ध विहार थे जो बौद्ध साधुओं के आवास स्थल रहा करते थे। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बिहार में, यानी बुद्धिज्म के बाद मैं बात करूं, बुद्धिज्म के समय में भी, बाद क्या, बुद्धिज्म के समय में भी, उन्हीं के समय से बिहार में अन्य जगहों पर, अन्य सभी जगहों पर ऑलमोस्ट वहां पर बिहाराज हुआ करते थे। वहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बौद्ध सन्यासी हैं, वो विशेषकर वहां रहा करते थे। अभी आपको श्रावण महीना चढ़ने वाला है 1-2 दिनों में, राइट? चतुर्मास शुरू हो जाएगा। चतुर्मास में जो साधु संत होते हैं वो 4 महीना एकांत में रहते हैं, वहां जप नियम तपस्या आदि करते हैं समाज में, उसके बाद फिर भ्रमण करने के लिए जाते हैं। और ये 4 महीना बारिश का भी मौसम होता है, तेज बारिश होती है, कई जगह बाढ़ भी आ जाता है, ठीक है ना? तो वैसे ही क्या हुआ करता था, जो बौद्ध सन्यासी हुआ करते थे और अन्य जो मतांतर के साधु संत भी होते हैं, वो चतुर्मास के समय एकांत में रहते हैं। आपको
गिरी में, कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में, इन सब जगहों पे रहना वो पसंद करते हैं। ऐसे ही बिहार में कई स्थान थे जो इन साधुओं को रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान माना जाता था और वो वहां पर रहकर अपना जप ध्यान तपस्या आदि क्या करते थे। इस कारण से इनका नाम क्या पड़ गया आपको, बिहार हुआ, और बिहार से क्या हो गया, बिहार हो गया। क्यों बिहार हो गया, इसमें भाषा है, भाषा है व विहार, ये संस्कृताइज्ड शब्द है, बोलने में कठिन होता है, लेकिन बिहार होना एक मतलब क्या होगा, बिहार का बिहार हो जाना, ये कहते हैं कंठ, ये जो कंठ से स्वर निकलता है ना, आराम से निकलता है। बिहार आप आराम से निकाल सकते हैं, राइट, आराम से कह सकते हैं। बिहार मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें जब आप भाषा विज्ञान को जानेंगे, इसमें भाषा विज्ञान भी काम करता है कि कैसे बिहार से बिहार हो गया, राइट। अब चलते हैं दोस्तों मध्यकालीन और आधुनिक बिहार को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर्स, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र इसके क्या क्या हैं। ड्यूरिंग द लेट वैदिक पीरियड, देखिए वैदिक पीरियड के बाद जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, फिर वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में देखा जाता है, राइट। फिर जब वैदिक लेटर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल, इसमें देखे जाते हैं कि कई प्रकार के बदलाव समाज में देखने को मिले हैं, चाहे वो सांस्कृतिक आधार पर हो, कल्चरल बेसिस पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन पर हो, राजनीतिक आधार पर हो, या फिर जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, सामाजिक बनावट होती है, उसके आधार पर समाज में कई बनावटें हमें, कई बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों होता क्या है, लेटर वैदिक एज में जो आर्यंस आपको अन्य जगहों पर शिफ्ट थे, हिमालयन फुट हिल्स पर, वो क्या कहते थे, अपना आवास बनाकर रहते थे, वहीं पर वो बस गए थे, वहीं पे रहते थे। लेकिन वो धीरे धीरे फिर गंगेटिक प्लेन्स में आना शुरू किए हैं, जो गंगा का जो प्लेन एरिया है ना, वहां पर आना उन्होंने शुरू किया। ऐसे ही क्या वो प्लेन एरिया में अलग अलग जाके अपना स्थान वो बनाने लगे। इसी में विकसित होता है कई ऐसे महाजनपदों का, धीरे धीरे महाजनपदों का विकास होना शुरू हो जाता है। इसी में दोस्तों बिहार में जो मिथिलांचल का क्षेत्र वर्तमान में है, उसका विकास होता है। वहां पर कई जगह से ऐसे आर्यन आते हैं, वो वहां पर सेटल करते हैं, उनको वो भूमि उपजाऊ लगता है, नदियों से आपको आसपास घिरा हुआ मिलता है, क्योंकि वहां पे कोसी भी बहती है, कमला नदी भी बहती है, बागमती नदी भी बहती है, बलान बहती है, कई प्रकार की वहां नदियां हैं। जब हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे कौन सी नदियां बिहार में कहाँ पे बहती है। वो जमीन उनको उपजाऊ भी लगता है, उनके रहने के लिए उपयुक्त लगता है, और वो वहां पर सेटलमेंट अपना बनाते हैं, सेटलमेंट बनाते हैं। तो विदेह बिकम वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स ऑफ द साउथ एशिया। पूरे साउथ एशिया का जो विदेह है, आपको सबसे अधिक मेजर पॉलिटिकल कल्चरल सेंटर बनता है, केवल भारत का ही नहीं। विदेह ने उदार सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना लिया था, तो दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण था। और ये विदेह दोस्तों कौन सा है, आपको मिथिलांचल का जो क्षेत्र है। इसी में साथियों क्या मिलता है, हरियनका डायनेस्टी रूल्ड मगध फॉलोड बाय द मौर्यन एम्पायर। जब विदेह आपको, ये मान लीजिए मैं बिहार बना लूं, तो ये आपको मिथिलांचल का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर विदेह, विदेह राज आपको महत्वपूर्ण किंगडम के रूप में था। फिर धीरे धीरे आपको हरियनका ने क्या किया, मगध के क्षेत्रों को रूल करना शुरू किया। फिर ऐसे ही क्या हो जाता है, हरियनका के बाद हरियनका वंश ने मगध को शासन किया, जिसे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य ने भारत में उत्थान दिया। उसके बाद क्या आते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ये दोनों क्या करते हैं, इनको एक नई दिशा देते हैं। किसको नई दिशा देते हैं, बिहार को। बिहार का तभी किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से। बिहार नाम कैसे आया, विहार से। विहार मतलब क्या होता है, आवास। किसका आवास होता है, जहां पर साधु संत या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध सन्यासी रहा करते थे, उसी विहार को, उनके आवास को क्या कहते हैं, विहाराज कहते हैं। विहार कौन सा शब्द है, पाली और संस्कृत शब्द से विहार को लिया गया है। ये बेसिक चीजें आपने समझ लिया। हरियनका डायनेस्टी के बारे में मैंने बताया। मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर्स फिर यहाँ पर अपना शासन करना शुरू करते हैं। तो विदेह हो गए, विदेह हो गए आपको, विदेह कहाँ पर हो गए, मिथिलांचल में। मिथिलांचल कौन सा बिहार का पार्ट है, तो आप इसको कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो आपको विदेह के क्षेत्र में आता है। फिर दोस्तों क्या होता है, हरियनका डायनेस्टी, इसमें देखते हैं मौर्यन और गुप्ता एम्पायर बिहार को, यानी कि मगध क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर लेके जाते हैं, न्यू हाइट्स पर लेके जाते हैं। पूरे भारत में जो मगध की डंका है वो बजती है, मगध के सिक्के जो हैं पूरे भारत में चलते हैं, और मगध साम्राज्य का जो ऑर्डर है, शासन है, वो पूरे भारत में माना जाता है। मगध साम्राज्य को वो इतने हाइट्स पर लेकर गए थे।
दोस्तों द मौर्यन एम्पायर विथ हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 325 BCE। मौर्य साम्राज्य ने इसको बनाया। द गुप्ता एम्पायर नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्ता एम्पायर जो शासन कर रहे थे भारत में, उसको भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। और गुप्ता एम्पायर ने भी अपनी शुरुआती दिनों के शासन जो है बिहार से ही अपना किया था। कब? 240 ईस्वी में। बाद में इन्होंने अपना सेंटर बनाया उज्जैन में, वहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और पूरे भारत पे इनका बहुत ही बेहतरीन शासन हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य भारत की स्वर्णिम आयु के रूप में जाना जाता है। 240 ईस्वी में बिहार से उत्पन्न हुआ था। ये भी आपको परिचय प्राप्त हो गया कि बिहार में जो पहले क्या था, फिर वैदिक युग के बाद कैसे बिहार में बदलाव आने शुरू हुए हैं और कौन कौन से साम्राज्यों का यानी कि किंगडम का उदय होना, राइज होना आपको बिहार के क्षेत्र से शुरू हुआ है, बिहार के रीजन से डेवलप होना शुरू हुआ है। ये परिचय आपने हिस्टोरिकल परिचय आपने बिहार के बारे में समझ लिया। अब दोस्तों चलते हैं एंशिएंट से हम लोग मेडिएवल की तरफ, मध्यकालीन काल के तरफ, और जानेंगे बिहार के बारे में। मध्यकालीन के समय में बिहार का क्या स्टेटस हुआ करता था। मध्यकालीन काल, बुद्धिज्म डिक्लाइंड इन मगध ड्यू टू मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजीज इन्वेजन। देखिए, बुद्धिज्म का प्रचार बिहार में बहुत जोरों शोरों से था। लगभग बिहार के कई ऐसे जगहों पर जो स्तूप बने हुए थे, वहां से बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होता था। यूनिवर्सिटी बना था बिहार में, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आप जानते होंगे, आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम आप जानते होंगे। ये सब बिहार के बड़े यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, जहां पर शिक्षा, आपको समाज की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, सभी तरह के एजुकेशन वहां पर दिए जाते थे। अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री दोनों ने आपको उद्घाटन किया है नालंदा यूनिवर्सिटी का। फिर से वही ऐतिहासिक नालंदा जिसको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आदेश पर क्या किया गया था दोस्तों, जला दिया गया था। इन्वेजन लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बिहाराज एंड यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आदेश पर आपको वहां की यूनिवर्सिटी को तोड़ दिए गए थे। कई शहरों में आग लगा दिया गया था, बिहाराज को तोड़ दिया गया था। तो हुआ क्या, बिहाराज को तोड़ दिया गया, यूनिवर्सिटी बंद हो गया, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? अब शिक्षा लेना है, या तो जगह नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो या तो घर में रहेंगे या फिर जहां शिक्षा मिलेगा वहां पलायन हो जाएंगे। ऐसे साधु संत, उनको शांति ही नहीं मिलेगी। शांति ही पाने के लिए वो अपना घर महल सब कुछ छोड़कर जंगल में रह रहे हैं, खंडरों में रह रहे हैं, बिहाराज में रह रहे हैं। ठीक है, अब पता चला बिहाराज में ही उनको शांति नहीं है, यहाँ पर आक्रमण हो जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वहां रहकर पलायन कर जाएंगे पलायन कर जाएंगे। और जब विद्यार्थी के, स्टूडेंट्स के पढ़ने का सेंटर खत्म हो जाएगा और जो सन्यासी हैं उनको ध्यान करने का, शांति पाने की जो स्थान है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा वहां पर फिर से क्या होंगे, अब प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, लोगों के अंदर क्या होगा, अब महत्वाकांक्षा विकसित होगा, राइट। और यही कारण फिर से बनता है आपको बिहार के बर्बादी का। बिहार की बर्बादी मतलब डाउनफॉल का, बर्बादी शब्द उचित मैं नहीं मानूंगा यहाँ पर, डाउनफॉल के, गिरावट का, ठीक है ना। तो मध्यकालीन काल से आप मान सकते हैं बिहार की गिरावट में हमें बिहार की गिरावट देखने को मिलनी शुरू हो गई थी। सांस्कृतिक गिरावट यहाँ पर और धार्मिक गिरावट अब होनी शुरू हो गई थी मगध में, जिससे द चेरो डायनेस्टी रूल पार्ट्स ऑफ बिहार फ्रॉम द 12th to 16th centuries आफ्टर द फॉल ऑफ द पाला एम्पायर। पाल अभी मैंने हरियन का बताया आपको, फिर मौर्य, गुप्ता मैंने बताया, फिर आपको क्या होता है, पाला यहाँ पर रूल करते हैं, फिर चेरोज यहाँ पर रूल करते हैं। कई रूलर्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको, जितने किंगडम्स बिहार में हुए हैं। अभी मैं आपको एक परिचय दे रहा हूँ, एक परिचय की तरह आप समझते चलिए। तो बिहार में कई किंगडम्स ने, कई साम्राज्यों ने शासन किया है और सभी साम्राज्य में एक से एक बढ़कर वहां पर किंग हुए हैं और उन्होंने एक से एक बढ़कर रिफॉर्म्स लाए हैं। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग जब भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो उनके किंगडम की चर्चा होती है, उनके बनाए हुए रिफॉर्म्स की बातें होती हैं, उनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाती है। तो जब हम बिहार की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो सब चर्चा में तो आ ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है समय शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी क्या करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया को कैप्चर करते हैं मुगलों से, फ्रॉम द मुगल्स इन 1540, मेकिंग दिल्ली एज हिज कैपिटल। शेर शाह सूरी बिहार से दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली के जो मुगल्स हैं उसको हराते हैं और दिल्ली को अपना एक नया राजधानी बनाते हैं। ये भी आपको शेर शाह सूरी ने क्या किया है, बिहार के इतिहास को दिल्ली में आकर उन्होंने स्थापित कर दिया। मिथिला डायनेस्टी की अब बात करेंगे। मिथिला डायनेस्टी कौन सा हुआ, फिर
जैसे ये मान लीजिए बिहार है, तो इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये आपको मिथिला का क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों कौन है, मिथिला वाज रूल्ड बाय कर्नाट्स, यानी कि कर्नाट वंश है यहाँ पर, और निवार वंश है, और जो एंडराज जो दरभंगा महाराज आपको 11th to 12th सेंचुरी तक जो है दरभंगा पे शासन करते हैं। 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक दरभंगा महाराज का शासन रहा है, जिसमें कई वंश हुए हैं, कर्नाट वंश हुए हैं और न्यार वंश हुए हैं। इसी में आप जानेंगे जब पढ़ेंगे आगे तो महाकवि विद्यापति जी का नाम आता है। महाकवि विद्यापति जी इन्हीं के समय में हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में कई रचनाएं की हैं। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे उनका एक विषय बनता है, मैथिली साहित्य के विद्यार्थियों का विषय बनता है, और ऐसे भी जो साहित्य प्रेमी व्यक्ति होते हैं उनको विद्यापति जी पढ़ना अच्छा लगता है। ये मिथिला क्षेत्र हो गया। अब दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं सिखिज्म एंड बंगाल इंडिपेंडेंस का क्या इसमें आपको योगदान रहा है। बिहार के जब हम बात करते हैं, मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जब हम बात करते हैं, तो सिखिज्म और बंगाल का भी इसमें आपको रोल रहता है। दोस्तों सिखिज्म एंड बंगाल इंडिपेंडेंस, सिख धर्म और बंगाल की स्वतंत्रता। गुरु गोविंद सिंह द 10th सिख गुरु, जो 10वें सिख गुरु हैं, वाज बोर्न इन पटना इन 1666। आपको पता होगा पटना में जो पटना सिटी है वहां पर आपको गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, जहां पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। लाखों लोग साल में वहां पर दर्शन करने जाते हैं, और सिख धर्म के सभी महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है आपको कौन सा, जो आपको पटना सिटी में गुरुद्वारा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिख धर्म के जो 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म आपको उसी पटना सिटी के धरती पर हुई थी। कब? 1666 में। और गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का क्या नाम था, उनके फादर कौन थे, और उनके गुरु भी थे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है। मुर्शिद कुली खान डिक्लेयर्ड बंगाल्स इंडिपेंडेंस आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। दूसरा उसके एक और घटना क्या होती है बिहार में, बंगाल में, मुर्शिद कुली खान जो होता है वो बंगाल को आजाद घोषित कर देता है औरंगजेब के मृत्यु के बाद। उस समय आपको बिहार की शासन जो है बंगाल से ही हुआ करती थी, आजाद घोषित कर दिया जाता है। स्वाभाविक है जब आप दिल्ली से अपने आप को आजाद घोषित कर देंगे तो दिल्ली और इस क्षेत्र के बीच में अनबन, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अधिक बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम जब अधिक बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉर होगा, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, और जब लड़ाई और संघर्ष होगा तो पूरे एरिया में अशांति फैलेगी। ये सब चीजें अब हम लोग क्रोनोलॉजी की तरह समझते चलेंगे, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसमें क्या है, कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल काल में क्या होता है, बिहार केम अंडर ब्रिटिश रूल पोस्ट द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। 1764 के बाद, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हो जाता है, बिहार आ जाता है सीधा ब्रिटिश शासन के अंदर में। बिहार एंड उड़ीसा वेर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1912, और बिहार और बंगाल को बांट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, सॉरी, बिहार और उड़ीसा को बांट दिया जाता है बंगाल से 1912 में। 1912 में क्या एक ऐतिहासिक घटना घटती है दोस्तों बिहार के साथ, कि बिहार, ये बिहार इसमें से जो उड़ीसा भी इसमें हुआ करता था बंगाल में, इसमें से बिहार अलग कर दिया गया और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। कहां से? बंगाल से इसको अलग कर दिया गया, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। अब चलते हैं प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात के समय को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपने जरूर सुना होगा, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में। 1917 बिहार की ही धरती पे होती है, जहां से गांधी जी ने पूरे भारत को एक संदेश दिया था कि हमें अहिंसक आंदोलन करना है, हिंसा नहीं करना है। सिविल डिसओबीडियंस, स्वविज्ञा आंदोलन क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन क्या होता है, सत्याग्रह क्या होता है, इन सभी चीजों का गांधी जी ने एक संदेश देने का प्रयास किया और सर्वप्रथम कहीं से दिया, और वो सफल भी हुए हैं। वो है दोस्तों बिहार का चंपारण, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस चंपारण सत्याग्रह से कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो उभर कर आते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद उभर कर आते हैं, आचार्य कृपलानी आपको उभर कर आते हैं, ऐसे कई कई हैं। जब हम लोग बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग जरूर पढ़ेंगे। 1917 द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड इन 1929। 1929 में क्या बनता है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, वही जाकर आगे बन जाता है आपको ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936। तो ये आजादी के पहले की बात हो रही है। बिहारी माइग्रेंट्स, अब प्रॉब्लम देश आजाद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बिहार में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके कई पक्ष हैं, उसके पक्ष पे भी एक एक हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बिहार में जब इतना मिनरल्स था, इतने खनिज थे, क्योंकि झारखंड बिहार का ही पार्ट हुआ करता था,
जब वहां पर इतने खनिज थे, जिस खनिज से पूरा भारत दौड़ रहा था, पूरे भारत के विकास की गति, पूरा भारत विकास के गति पर, डेवलपमेंट के रास्ते पे दौड़ रहा था, इस समय बिहार पिछड़ क्यों गया? बिहार क्यों विफल रह गया? जब बिहार की खनिज इतनी महत्वपूर्ण थी, खनिज की इतनी कीमत थी, तो बिहार आखिर पीछे क्यों रह गया? इसमें कई पॉलिसियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार ने कुछ ऐसा पॉलिसी बनाया, उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंडित नेहरू जी हुआ करते थे, फिर बाद में राजीव गांधी भी, उन्होंने भी उस पॉलिसी को ध्यान में रखा। इस पॉलिसी के कारण भी जो है बिहार को नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान उन्होंने जानबूझकर नहीं पहुंचाया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है बिहार को इसका नुकसान जरूर हुआ। फिर दोस्तों, बिहार में रोजगार की समस्या हुई। बिहार के लोग जो हैं रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना शुरू किए, शिक्षा के लिए बाहर जाना शुरू किए, क्योंकि शिक्षा तभी आपको सफल हो पाती है जब शिक्षा को आपको सफल बनाने के आयाम वहां पर उपलब्ध होते हैं। जैसे कि शिक्षा से आपको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, शिक्षा से आपको संस्कार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एजुकेशन से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तभी तो आप एजुकेशन के प्रति मोटिवेटेड रहेंगे। नहीं तो क्या करेंगे मोटिवेशन वो करके एजुकेशन में? कई लोग कहते हैं कि मैंने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, कोई नौकरी ही नहीं है, ये डिग्री लेके क्या करूं मैं अब, और कुछ और काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें उस डिग्री की उनको कोई जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा? शिक्षा के प्रति हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं? स्वाभाविक है, उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, और ये डिमोटिवेशन लंबे समय तक चलेगा तो लोग शिक्षा से विमुख हो जाएंगे। ऐसा ही बिहार में हुआ, लोग शिक्षा से विमुख हो गए, और जो शिक्षा लेना चाहते थे तो वहां पर उनकी बुनियादी जो ढांचाएं होती, ढांचा ही खत्म हो गई, तो बिहार से लोग पलायन करने लगे, बाहर जाकर एजुकेशन लेने लगे। एक चीज हुआ, रोजगार के लिए बाहर पलायन करने लगे, तो बिहार में जो आपको काम का जो जनता थी उनका अभाव हो गया। राइट, बिहार में जो कृषि, एक बिहार का आपको रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, कृषि के क्षेत्र में जो मजदूर पहले काम किया करते थे, वो मजदूर जो है बिहार से जाकर हरियाणा और पंजाब में काम करते हैं। आपको दक्षिण भारत में तमिलनाडु में काम करते हैं, वो जाकर आपको काम करते हैं कर्नाटक में काम करते हैं, और वो बिहार में काम नहीं कर पाए। इस कारण से बिहार आपको हर चीज में, खेती बाड़ी में भी, कृषि में भी, एग्रीकल्चर में भी बिहार पीछे रह गया। और जब वो बंबई जाकर काम करने लगे, तमिलनाडु में काम करने लगे, तो वहां के जो लोकल्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डेमोग्राफी एडजस्टमेंट तो तुरंत में नहीं होता है, उनके रोजगार के भी अवसर कम हुए, इस कारण से वैमनस्य डेवलप हुआ, इन दोनों के बीच में जेलसी डेवलप हुआ। इसके कारण आपको कई बार पॉलिटिकल इनको जो है रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिले हैं, इनको भेदभाव भी देखने को मिला, और बिहार की जनता को जो है आपको कई जगह वायलेंस यानी कि हिंसा भी देखने को मिली, खासकर महाराष्ट्र में, पंजाब में, असम में, तमिलनाडु में, इन सब जगह में देखने को जब मिला इनको, तो बिहार की जनता जो है फिर से वापस रुख करना चाहे बिहार में, लेकिन दुर्भाग्य से उनको बिहार में वो रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए। ये दोस्तों यहाँ तक इनकी स्टोरी थी, ये आप कनेक्ट जरूर कर पाए होंगे। चलिए अब अन्य मुद्दों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अन्य मुद्दे क्या है इनके? जैसे भूगोल और जलवायु को हम लोग देखते हैं। भूगोल और जलवायु, भूगोल और जलवायु वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें देखेंगे यहाँ का ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है, यहाँ का क्लाइमेट वेदर कंडीशन क्या है बिहार का। बिहार कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार जो है दोस्तों कितना है, आपको 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का जगह है, और इसका एलिवेशन हाइट क्या है, 173 फीट सी लेवल से। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल ये हो गया। इट इज बॉर्डर्ड बाय, मैंने बताया आपको बॉर्डर कौन कौन से हैं। बिहार का ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या है, अब ये बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा। बिहार का ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या है, मान लीजिए ये बिहार है, अब इसके ज्योग्राफिकल रीजन्स की मैं आपके सामने बात करूं तो मैं आपको बताता हूं, इसमें क्या है, सॉर्दर्न प्लेट्यू है। जो सॉर्दर्न के ये क्या है, प्लेट्यू का रीजन है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये रीजन है, इसी का क्या है, विस्तार है। ये तो झारखंड में चला गया, और इसके जो विस्तार वाले एरियाज हैं ये दक्षिणी पठार का क्षेत्र है, दक्षिणी पठार का क्षेत्र है। फिर दोस्तों क्या है, शिवालिक रीजन है, शिवालिक रीजन है, ये शिवालिक रीजन हो गए। इसमें क्षमा कीजिएगा, शिवालिक रीजन ये उधर से आगे जो नेपाल के तरफ से आते हैं बिहार के ऊपर, जो चंपारण साइड में है, ये विंध्य माउंटेन का रेंज है, विंध्या माउंटेन का रेंज है, विंध्य माउंटेन का रेंज है। फिर दोस्तों आते हैं आपको गंगेटिक प्लेन।
गंगेटिक प्लेन गंगा यूपी से बहते हुए बिहार को 2 पार्ट में बांटकर बंगाल की तरफ चली जाती हैं। तो गंगेटिक प्लेन है डिवाइडेड बाय गंगेज रिवर इनटू नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। तो ये दोस्तों बिहार का आप कह सकते हैं, ये नीचे का एरिया पठारी क्षेत्र है, ये आपको गंगा नदी इसको 2 पार्ट में बांटती है। ये नॉर्थ बिहार हो जाता है, ये साउथ बिहार हो जाता है। ऊपर में थोड़ा सा माउंटेनियस रेंज है इसका, जो आपको कहाँ का रेंज है, शिवालिक रीजन आता है। ये जो बिहार का कैमूर सब का एरिया है, ये दोस्तों आपको विंध्य रेंज के तरफ कनेक्टेड इसका डेवलप होता है और इस प्रकार से बिहार की भौगोलिक स्थिति बनती है। बिहार की भौगोलिक स्थिति का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। अब चलते हैं, देखते हैं बिहार की ज्योग्राफी को आपने समझ लिया। बिहार एक्सपीरियंस अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। बिहार में गर्मी भी खूब होती है, ठंडी भी खूब लगता है और बारिश भी होती है, तो ठीक ठाक बारिश होती है। बिहार का जो क्लाइमेट है आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम का क्लाइमेट होता है, चाहे वो गर्मी का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो बरसात का हो, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। इसके साथ साथ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है बिहार का। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया। ओके, ठीक है। बिहार में गर्मी, सर्दियों में ठंडा मौसम होता है, जो मध्यवर्ती क्षेत्र के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का अनुभव करता है, यानी कि टिपिकल ऑफ द टेम्परेट जोन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो देखने को मिलता है। दोस्तों बिहार का फ्लोरा एंड फौना कैसा है, वनस्पति और जैव विविधता कैसे हैं। बिहार हैज ए फॉरेस्ट एरिया ऑफ 6764.14 किलोमीटर स्क्वायर। ये बिहार का वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 7.1% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया, और 7.1% जो है इसके क्या है दोस्तों, ज्योग्राफिकल एरिया है। बिहार में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का क्षेत्रफल ये है, ये आपको याद रखना है, समझना है, यानी कि 6764 किलोमीटर स्क्वायर जो यहाँ का वन क्षेत्र आता है किसका, बिहार का। ठीक है, बिहार का ये क्षेत्र आता है। अब देखते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट्स क्या कहता है। द स्टेट्स फॉरेस्ट इंक्लूड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो डिसीडियस फॉरेस्ट हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं राज्य के वन उमस निर्मी के वन है, निर्मी के वन और साल के वन शामिल हैं। साल के वन जैसे कि साल फॉरेस्ट है, एरिया लाइक चंपारण एंड सहरसा। चंपारण एंड सहरसा जो बिहार का, ये चंपारण आपको उत्तरी का क्षेत्र हो गया, सहरसा आपको पूर्वी बिहार का एरिया मान सकते हैं। यहाँ क्या आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, साल के वन देखने को मिलेंगे, साल के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे चंपारण में, और ये आपको विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन आपको सेंचुरी मिलेंगे, आपको देखने को कहाँ ये मिलेंगे आपको भागलपुर में। तो ये हो गए आपको यहाँ के सिचुएशंस। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है बिहार के, प्राकृतिक संपदा क्या क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। प्राकृतिक संपदा में है, संसाधन में है, बिहार होल्ड्स 95% ऑफ द कंट्रीज पायराइट रिजर्व्स। पायराइट रिजर्व्स क्या होता है, देश के जो पायराइट भंडार हैं, इसमें पायरियट भंडार हैं, इससे 95% जो आपको इसके जो रिजर्व हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। और हाल ही में रिसर्च हुआ, इसमें शोध किया गया कि बिहार का जो जमुई का क्षेत्र है, यहाँ पर सुवर्ण के भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व्स बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिले हैं। लेकिन बिहार का जो अधिक मिनरल्स है वो आपको चला गया दोस्तों कहाँ पर, झारखंड में। झारखंड मिनरल रिच स्टेट हुआ करता था, एरिया हुआ करता था। जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो अधिकतर जो बिहार के मिनरल्स के क्षेत्र हैं वो चले गए आपको कहाँ पर, झारखंड में। अब पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी को थोड़ा सा समझेंगे, जनसंख्या और जनगणना के बारे में। बिहार वाज द थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, मैंने अभी बताया था आपको। द स्टेट हैड अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर की मैं बात करूं, एक स्क्वायर किलोमीटर की बात करूं तो भारत में लोग कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं आपको एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। यदि ये 1 किलोमीटर का है, ये भी 1 किलोमीटर का है, तो ये एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, 1106। इससे आप समझ सकते हैं कितनी बिहार की घनत्व वाली आबादी है, आबादी में कितना अधिक घनत्व है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ठीक है, बिहार जो सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्या है, राज्य है भारत में। ये आपको समझ सकते हैं कि घनी आबादी यहाँ पर बिहार में कितनी है।
आगे देखते हैं, बिहार हैज ए यूथफुल पॉपुलेशन, मैंने बताया था आपको बिहार का पॉपुलेशन क्या है, यूथ पॉपुलेशन है। 25 साल से के कम के लोग कितने हैं बिहार में, 58% जो है 25 साल से कम आयु के लोग बिहार में रहते हैं। लेकिन बिहार का जो आपको सेक्स रेशियो है वो चिंताजनक है, वो उतना बढ़िया नहीं है। यदि मैं पूरे भारत की बात करूं तो 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पे इनका सेक्स रेशियो बनता है, तो उसी जगह पर बिहार में दोस्तों क्या है, 918 है। ये बिहार में एवरेज की बात कर रहा हूं, लेकिन आप बिहार के अन्य जगहों पर बात करेंगे तो कहीं कहीं तो बहुत स्थिति आपको चिंताजनक है कि 905, 904 ऐसे आ जाता है आपको सेक्स रेशियो, कहीं पर 918 से अधिक है, 920-22 के आसपास है। लेकिन आपको पूरे बिहार का यदि एवरेज औसतन देखा जाए तो 918 बिहार का क्या है, सेक्स रेशियो है। कितने पुरुषों पर, 1000। ये दोस्तों एक आपको चिंता का विषय मान सकते हैं बिहार के डेमोग्राफिक सिचुएशन के बारे में। अब समझते हैं दोस्तों धर्म और भाषा के बारे में। धर्म आपको पता है बिहार में बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, बिहार में जैनिज्म को मानने वाले लोग हैं, बिहार में हिंदुज्म को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले व्यक्ति हैं। सभी धर्मों का क्या है बिहार में समावेशीकरण है। लेकिन डाटा क्या कहती है, 2023 की डाटा में सेंसस इस हिसाब से मैं देखा जाए धर्म के सेंसस में 91.99% जो है बिहार की पॉपुलेशन वो हिंदुइज्म को फॉलो करती है। तो मेजोरिटी दोस्तों कितना है, हिंदुइज्म। 17.7% इस्लाम को फॉलो करती है, ये बिहार का धर्म का जनसंख्या हो गया। क्रिश्चियनिटी को 0.05% लोग फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म आपको 0.08% करते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी से अधिक ज्यादा फॉलोअर आपको बुद्धिज्म में देखने को मिलेंगे। एंड सिखिज्म आपको 0.01% देखने को मिलेंगे। और माइनॉरिटी ये क्या है, यहाँ के बिहार के माइनॉरिटी रिलीजन्स में आते हैं, कौन कौन से, ईसाई हो गए, बुद्धिज्म हो गए और सिखिज्म हो गए। हिंदी यहाँ का क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि 25.62% लोग बोलते हैं। और यहाँ का भोजपुरी जो है दोस्तों 24.93% लोग बोलते हैं। मैथिली आपको 12.58% लोग बोलते हैं। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है और उर्दू है, हिंदी है और उर्दू है। ये भी आपने बिहार के बारे में जान लिया, ठीक है। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। देखिए बिहार एक परिचय, जो आज का इस लेक्चर का आपको मकसद है, मेरा मकसद है आपको बताना कि बिहार का एक परिचय मैं आपको दूं, जिससे आप ओवरऑल बिहार के अन्य अन्य जो पक्ष है ना उसके बारे में आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। एक बार यदि आपने अपनी समझ विकसित कर ली तो आसानी से इससे जुड़े हुए सारे तथ्य आपको समझ में आने लग जाएंगे, सारे कंसेप्ट को आप ठीक से समझ लेंगे और फिर क्या करेंगे, आप उसको प्रीलिम्स में भी यूज कर सकते हैं और मेंस में भी उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब क्या है हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और प्रशासन। देखिए सरकार और प्रशासन बिहार में आप जानते हैं, जैसे भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, स्वाभाविक है बिहार में भी लोकतांत्रिक सरकार है। जो लोकतंत्र में जो मायने हैं, जिस तरीके से संविधानवाद होती है, संविधान के द्वारा जैसे सरकार चलाई जाती है, वैसे ही बिहार में भी सरकार के संविधान के नियम के हिसाब से सरकारें चलती हैं। तो इसी तरीके से क्या है दोस्तों, यहाँ गवर्नर आते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, सब कुछ वैसे ही होता है। बिहार में क्या हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस भी है, बिल्कुल है, विधानसभा भी है बिहार में और विधान परिषद भी है बिहार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पटना हाई कोर्ट की मैं बात करूं यदि, तो बिहार की का जो पटना कोर्ट है वो बना था दोस्तों 1916 में, तब से ये कार्यरत है पटना हाई कोर्ट। बिहार विधानसभा राज्य की विधायिका संस्थान है, जहां विधायकों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। पटना सेक्रेटेरिएट है, ये सब कुछ आपको पटना में देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे चलते हैं, इंडस्ट्री की मैं चर्चा करूं, बिहार में उद्योग ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इससे बराबर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बिहार में उद्योग आखिर है क्या, राइट। कई बार जब डिस्कशन लोग करते हैं और बिहार का यदि परिचय आपको नहीं पता रहेगा तो आपको लगेगा बिहार में भी कोई उद्योग है। यदि उद्योग होता तो लोग क्यों पलायन करते, क्यों नहीं बिहार में काम करते। दोस्तों बिहार में इतनी अधिक जनसंख्या है कि आप अभी उद्योग को जब तक बहुत फास्ट लेवल पे और बहुतायत यानी कि मेजोरिटी बहुत अधिक संख्या में नहीं लगाएंगे, तब तक वो आपको रोजगार पूरे तरीके से नहीं दे पाएगा और पलायनवाद यानी कि माइग्रेशन को नहीं रोक पाएगा। चलिए वापस चलते हैं, देखते हैं इंडस्ट्रियल हब्स। बेगूसराय को बिहार का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। जैसे बंबई को देश का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, ऐसे बिहार की यदि मैं राजधानी की बात करूं तो बिहार की जो राजधानी वो तो पटना है,
लेकिन यदि फाइनेंशियल आधार पर मैं राजधानी की बात करूं तो साधारणतः बेगूसराय को ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने बिहार के मेजर इंडस्ट्री हैं वो आपको बरौनी या और फिर बरौनी के आसपास ही देखने को मिलेंगे। जैसे बरौनी रिफाइनरी है, एनटीपीसी है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट है जिसको HURL कहते हैं, और सुधा डेयरी प्लांट है एंड पेप्सी बोटलिंग प्लांट है। सुधा का भी जो मेन प्लांट है आपको बरौनी में देखने को मिलेगा। हालांकि सुधा का प्लांट आपको मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिलेगा। सुधा मिल्क उद्योग है, वहां का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो पूरे बिहार में और बिहार के आसपास में भी दूध का सप्लाई करती है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स का सप्लाई करती है। आपने रेलवे स्टेशन पे सुधा का काउंटर जरूर देखा होगा। अभी तो सुधा का काउंटर मैं दिल्ली में भी मेट्रो स्टेशन पे देख पाता हूँ कहीं कहीं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अदर इंडस्ट्रियल सिटीज क्या क्या है बिहार के? जैसे आप हाजीपुर को देख लें, डालमिया नगर आपको सीमेंट के लिए बहुत फेमस है, हाजीपुर भी है। मुंगेर आप देख लें, मुंगेर में पहले बंदूक बनाने की इंडस्ट्री कारखाने हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। जमालपुर हो गया एंड बरौनी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये क्या है दोस्तों? बिहार के इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में आपको उदाहरण के तौर पर अपने उत्तर में ये सब उदाहरण जरूर लिखने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे मेंस में। अन्य उद्योगक योग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? बिहार हैज सीन अ ग्रोथ इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। बिहार ने भी हाल फिलहाल में स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया है और कुछ इन्हें बढ़ोतरी भी देखने को मिले हैं। बिहार ने अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पार्क्स इन पटना, दरभंगा एंड भागलपुर। पटना हो गया आपको बिहार की राजधानी, दरभंगा हो गई मिथिलांचल की एक प्रकार से आप हृदय या राजधानी मान सकते हैं। जब यदि मिथिला भविष्य में बनता है लोग ऐसा मानते हैं कि दरभंगा ही मिथिला की राजधानी होगी। दरभंगा हो गई, भागलपुर हो गया और फिर आपको पटना। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर पार्क देखने को मिल रहे हैं और विकसित किए जा रहे हैं। आर्थिक विकास की मैं बात करूं, प्रोहिबिशन इम्पैक्ट, देखिए बिहार पहले ब्रेवरीज के लिए बहुत बड़ा अड्डा माना जाता था, यानी कि जो शराब बनते हैं ना वो बिहार शराब बनाने के मामले में सबसे आगे माना जाता था। लेकिन जब से शराब बंदी हुई है वो तो इंडस्ट्री उनका बर्बाद हो गया। लेकिन उसके जगह पर जो देसी मेथड है आपको बनाने की, जैसे महुआ से बनाया जाता है, ताड़ी जो होता है उससे बनाया जाता है। ताड़ी आपको क्या होता है ना, एक कोकोनट के पेड़ की तरह एक पेड़ होता है, खजूर कहते हैं बिहार में, खजूर होता है और आपको कह सकते हैं तार का पेड़ होता है, उससे जो उसके रस होते हैं उसको निकाला जाता है और उसको भी प्रयोग में लाया जाता है। उसको मादक पदार्थ में नशे के लिए प्रयोग में लोग लाते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिहार में कैसा है इसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण बिहार में कैसा है? बिहार में आय वितरण कैसा है? जाहिर सी बात है कम ही होगा, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन अधिक है और बिहार का GDP क्या है, 15वें स्थान पर है भारत में, और पॉपुलेशन तीसरे स्थान पर है। तो ऑब्वियस सी बात है पर कैपिटा इनकम क्या होगा बिहार का? कम होगा। तो पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पटना, मुंगेर एंड बेगूसराय हैव रिकॉर्डेड हाई पर कैपिटा ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इन बिहार। यानी कि ये जो 3 जगह है यहाँ का पर कैपिटा इनकम लोगों का सबसे अधिक होता है। कहाँ का? पटना। क्यों पटना का? बिहार की राजधानी है। मुंगेर ये भी अपने आप में एक इंडस्ट्रियल जोन है और बेगूसराय के बारे में मैंने अभी बताया आपको, बिहार की आर्थिक राजधानी इसको कही जाती है। जितने बिहार में बड़े बड़े आपको फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको बेगूसराय में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के जो व्यक्ति लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम दोस्तों क्या है? अधिक है। इनकम डिस्पैरिटी कैसा है बिहार में? बिहार फेसेज इनकम डिस्पैरिटीज अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। यहाँ पर जो इनकम है यानी कि जो लोगों के आय हैं, आय में असमानता देखने को मिलते हैं। सामाजिक समूहों के बीच आय असमानता है। कैसे? जो कास्ट बेसिस पर बिहार का समाज बटा हुआ है, कोई अपर कास्ट में बटे हुए हैं, कोई लोअर कास्ट में बटे हुए हैं, अपर कास्ट में भी अलग अलग कास्ट में बटे हुए हैं, लोअर कास्ट में भी लोग अलग अलग कास्टों में बटे हुए हैं। इस कारण से बिहार की समाज में दोस्तों उस प्रकार की आर्थिक एकता, सामाजिक एकता में देखने को नहीं मिलती है, जिस कारण से आय में समानताएं हमें देखने को मिलते हैं बिहार में। बिहार में आय में असमानताएं हैं, ये भी आपने समझ लिया। अब समझते हैं दोस्तों कल्चर के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में। जैसी संस्कृति, इसका एक परिचय ले लेते हैं। पेंटिंग, देखिए बिहार के कुछ पेंटिंग
पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। हाँ, आपको याद आ गया होगा बिल्कुल। आप समझ पाए होंगे कि मैं किस पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। मिथिला पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। उसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, मिथिला पेंटिंग, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों पटना कलाम, ये भी बेहतरीन पेंटिंग है अपने आप में। इसके साथ साथ मंजूषा पेंटिंग की भी बात होती है। फिर भोजपुरी पेंटिंग हो गया। ये सब पेंटिंग बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग परंपरा में आती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको आता है बिहार हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू क्लासिकल म्यूजिक। बिहार ने है जो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, इसमें बिहार ने बहुत बेहतरीन अपना क्या किया है, योगदान दिया है, परफॉर्मेंस दिया है। बिहार के ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हुए, जो आपको बक्सर से थोड़ा आगे जाएंगे डुमराव नाम का एक जगह होता है, वहीं से आए थे वो, और काशी में रहकर, बनारस में रहकर उन्होंने अपनी संगीत की यात्रा की थी, म्यूजिक सीखा था, और वहीं पर वो शहनाई बजाया करते थे और भारत रत्न उनको मिला। तो बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए। रीजनल फॉर्म्स मैथिली म्यूजिक, मैथिली संगीत जिसको लोग कहते हैं बहुत ही मधुर संगीत होता है। विद्यापति जी के पद्य से, विद्यापति जी की जो पोइट्री हुआ करती थी वो उससे इंस्पायर है। कौन सा? मिथिला में मैथिली म्यूजिक। भोजपुरी आप लोग कई बार सुने होंगे। भोजपुरी में हालांकि अभी वर्तमान में कई तरह के वाद विवाद चलते हैं कि भोजपुरी में जो है अश्लीलता का प्रवेश कर दिया गया है, जो कि सामाजिक ताना बाना के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हो, भोजपुरी को सुनने वाले लोगों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है। हर तरीके से आप समझ सकते हैं। लोकप्रियता के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। तो भोजपुरी फोक म्यूजिक हो गया, बिस्मिल्लाह खां आपको शास्त्रीय संगीत से हो गए, और मैथिली म्यूजिक में आपको लोकगीत भी है, शास्त्रीय गीत भी है। बिहार में बात करूं तो दो तीन घराने वो भी बिहार के बहुत प्रसिद्ध हैं। ध्रुपद घराना की मैं बात करूं, जैसे आपको दरभंगा घराना हो गया, बेतिया घराना हो गया, ये सब ध्रुपद संगीत के जो बोल होते हैं उसके घराने हैं, और बिहार में बहुत पुराने घराने हैं ये सब। तो ये भी बिहार का जो म्यूजिक का इतिहास है दोस्तों, ये भी अपने आप में अद्वितीय है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा है। द फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं, बिहार में फिल्म इंडस्ट्री का क्या, फिल्म उद्योग का क्या रोल है। तो भोजपुरी फिल्म्स की मैं बात करूं तो जैसे भोजपुरी फिल्म का जो आपको जिसमें आना शुरू हो गया था, जैसे गंगा जमुना, और उसके बाद 1962 में जो पहली मूवी आई थी इसकी, इसका नाम है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, ये बिहार की भोजपुरी फिल्म का पहला मूवी आप मान सकते हैं। और इन्होंने भोजपुरी मूवी को अपना एक ऐसा वो बनाया, बेहतरीन अखाड़ा बनाया, जिसमें उसके बाद कई मूवी आते गए और बनते चले गए, मार्किंग इट्स अर्ली सक्सेस। बहुत ही हिट मूवी हुआ करता था गंगा जमुना और गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। यहाँ पर बिहार में एक आपको भोजपुरी के स्क्रिप्ट राइटर हुए जिनका नाम था महेंद्र मिश्र। महेंद्र मिश्र जी ने अपने कई लिरिक्स के माध्यम से इन सभी भोजपुरी मूवी में उनके गाने बजे हैं और हिट हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों फिर लेकिन एक ऐसा समय आया कि भोजपुरी मूवी फिर बैठ सा गया। उसमें जो अवसर थे प्रसिद्ध होने का, रोजगार के अवसर लगभग खत्म से होते चले गए, लेकिन कुछ मूवी फिर से हिट कर गया और भोजपुरी मूवी को एक नया आयाम मिला। जैसे आप कुछ मूवी का मैं नाम बता दूं, एक मूवी है सैया हमार, एक नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला। हालांकि ये परीक्षा में नहीं पूछेगा ये चीज, लेकिन हो सकता मेंस में आप लिखें उदाहरण के तौर पर कि किस तरीके से इकोनॉमिक अप एंड डाउन होता है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से ऊंचाई से नीचे गिरावट की ओर आती है, गिरावट से फिर से ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ती है, उसमें फिल्म इंडस्ट्री का क्या रोल है। तो वहां पर ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसलिए मैंने ये उदाहरण आपके लिए लाया है ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित हो। ठीक है, तो जो गंगा मैया तो के पियरी चढ़े वो 1962, इसके बाद कई मूवी बने, लेकिन फिर बॉलीवुड अप चलता चला गया और भोजपुरी गिरता चला गया। लेकिन भोजपुरी फिर से 2001 में और 2005 में कुछ मूवी बनते हैं, जैसे सैया हमार, ससुरा बड़ा पैसा वाला। यहाँ से भोजपुरी इंडस्ट्री का मूवी जो है फिर से आपको फ्लोरिश करने लगा, और उसके बाद तो सैकड़ों हजारों मूवी आप देख सकते हैं भोजपुरी में बने हैं और सुपर हिट हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं कि बिहार के फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखते हैं बिहार में कौन कौन से पर्व होते हैं। जैसे छठ पूजा बिहार का विश्व प्रसिद्ध है। आप सब भी दिल्ली में भी देखते होंगे, यूपी में, महाराष्ट्र में, जहां भी बिहार से लोग होते हैं या फिर बिहार के संस्कृति से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, वो वहां पर छठ पूजा जरूर करते हैं। देशों ही नहीं विदेशों में भी होता है छठ पूजा। ये इनका बहुत प्रसिद्ध यहाँ का एक क्या है, पर्व है।
फिर आपको दुर्गा पूजा हो गया। ऐसे ही आपको मिथिलांचल के जो क्षेत्र हैं बिहार के, उनके अलग अलग पर्व होते हैं, वो भी यूनिक होते हैं। जैसे कोजगरा उनका एक पर्व होता है मिथिलांचल के क्षेत्र में, शरद पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। जूड़ शीतल होता है, ठीक है ना। ये सब पर्व आपको बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध पर्व हैं। दोस्तों टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इसमें भी बिहार ने अपना बेहतरीन काम किया है। बिहार के आपको 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। जैसे पहला है आपको महाबोधि टेम्पल इन बोध गया एंड नालंदा महाविहारा अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एनुअली। 2 आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनकी गिनती होती है। बिहार के 2 ऐसे बड़े बड़े साइट्स हैं। तो सौभाग्य की बात है बिहार की, बिहार के पास 2 हेरिटेज ऐसे साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म पर भी बिहार काम कर रही है। जैसे मैंने बताया आपको, वाल्मीकि नेशनल पार्क विकसित किया गया है चंपारण के साइड में, और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आपको भागलपुर में है, और कई बिहार में आपको बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आपके बिहार के क्या थे, पर्यटन के क्षेत्र के रूप में बिहार जो है अपना यहाँ पर योगदान विकसित कर रहा है। और पर्यटन के क्षेत्र में जब भी योगदान दिया जाता है, इस पे काम की जाती है, ये रोजगार के अवसर को जरूर बढ़ाता है। अब दोस्तों समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के क्षेत्र में बिहार का क्या आपको परिचय आपके पास होना चाहिए। बिहार में ऑपरेशनल 3 एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट देखने को मिलेगा पटना में, गया एयरपोर्ट गया में है, और विद्यापति एयरपोर्ट आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा, दरभंगा में। अब ये जो आपको दरभंगा का एयरपोर्ट है, एक्चुअली ये एयरफोर्स के द्वारा यूज किया गया एयरपोर्ट है, एयरफोर्स उसको प्रयोग में लाती है। गया एयरपोर्ट जो है बिहार का ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से आपको थाईलैंड के लिए, भूटान के लिए, म्यांमार के लिए आपको फ्लाइट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बुद्धिस्ट हैं वो गया आते हैं, क्योंकि जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए गया उनके लिए तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज स्टेशन है, तो वो तीर्थ स्थान के लिए वहां पर गया आते हैं। और गया जो है बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपने समझ लिया। रेलवे के बारे में मैं बात करूं तो बिहार में रेल नेटवर्क जो है आपको 3794 किलोमीटर के आसपास अपना नेटवर्क बनाता है, जो बिहार के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है। तो बिहार के जो रेल नेटवर्क है ये भी बढ़िया नेटवर्क है। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भी बनाने की इसमें बात हो रही है, जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा गया है। एक्सप्रेसवे की मैं बात करूं तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आपको बनाया जा रहा है दोस्तों, वो है गया दरभंगा एक्सप्रेसवे 189 किलोमीटर का। गया आपको सॉदर्न बिहार में हो गया, गया की मैं बात करूं तो ये आपको गया हो गया, और दरभंगा आपको नॉर्थ बिहार में हो गया। बीच में पटना गुजरता है, ये पटना से होते हुए गया दरभंगा को टच करता है गया से एक्सप्रेसवे। तो ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है और 189 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ बिहार में क्या है, स्टेट हाईवे नेटवर्क 4006 किलोमीटर का है, और नेशनल हाईवे जो है 5358 किलोमीटर का आपको नेशनल हाईवे का आपको नेटवर्किंग बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में नेटवर्किंग ये देखने को मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि बिहार में रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क दोनों बेहतरीन है। दोनों यदि बेहतरीन है, इसका मतलब जो आर्थिक सूचकांक होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, उस पर बिहार बेहतर काम कर सकता है यदि इनके पास कार्य करने के लिए बढ़िया योजनाओं का इनको लाभ दिया जाए तो। एजुकेशन की मैं बात करूं, शिक्षा का, बिहार में शिक्षा का एक लेगेसी रहा है, क्योंकि ये यहाँ केवल भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में, मिथिला जो आज का वर्तमान मिथिला का क्षेत्र है, जैसे दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, ये न्याय क्षेत्र के लिए, न्याय शास्त्र के लिए केंद्र माना जाता था। वहां लोग न्याय पढ़ने के लिए पूरे भारत से लोग आते थे। बाद में वहां से शिफ्ट होकर नदिया जो अभी बंगाल में है वहां शिफ्ट हो गया, तो कई जो है लोग पढ़ने के लिए फिर नदिया जाने लगे। तो इस प्रकार से बिहार में कई केंद्र हुआ करते थे ऐतिहासिक तौर पर आपको एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति। नालंदा यूनिवर्सिटी आप समझ सकते हैं, ओदांतपुरा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी हैं। पटना यूनिवर्सिटी भारत का एक बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है, जिसको 1917 में बनाया गया था। 1916 में आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बनारस में, और 1917 में आपको पटना यूनिवर्सिटी का आपको स्थापना हुई थी, जो अभी तक पटना यूनिवर्सिटी चल रहा है। बीएचयू भी अभी तक चल रहा है, दोनों हमारे भारत के पुराने यूनिवर्सिटी में आते हैं। ऐतिहासिक धरोहर है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी बिहार को में देखने को मिलेंगे, जैसे आईआईटी हो गया, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। आईएम बोधगया हो गया,
एम्स हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं जो कि बिहार में हमें देखने को मिलेंगे। ये शिक्षा के आधार पर आप देख सकते हैं नई चीजें आपको बिहार में अब देखने को मिल रही है। तो इनिशिएटिव्स बिहार ने और क्या क्या लिया है, जैसे बिहार नॉलेज सेंटर बनाया गया। बिहार नॉलेज सेंटर मतलब बिहार क्या कर रही है, अपने जो यूथ हैं बिहार के उनको स्किल्ड कर रही है, उनमें क्या कर रही है, तरह तरह के जो है आपको कलाओं का, कौशलता का विकास किया जा रहा है ताकि ये रोजगार सृजन कर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें, उद्यमी बन सकें और नया नया इनोवेशन ला सकें इकोनॉमी में। तो इस तरीके से दोस्तों बिहार अपना कार्य कई क्षेत्रों में कर रही है। तो ये मैंने बिहार का एक परिचय दिया, आपको संक्षिप्त परिचय दिया है ताकि आप जो बिहार से अनभिज्ञ होंगे, जो बच्चे बिहार के नहीं होंगे, बिहार से बाहर से होंगे, उत्तर प्रदेश के होंगे, गुजरात के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के, बंगाल के, झारखंड के, यहाँ के विद्यार्थी जो बिहार के प्रति अनभिज्ञ होंगे यानी कि अवेयर नहीं होंगे उतना, उनको मैंने एक परिचय दिया है आपको इस फर्स्ट क्लास में, ताकि बिहार के ओवरऑल सिचुएशन के बारे में आप अवगत रहें, अवेयर रहें, और जो बिहार के अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में हम जब डिटेल में चर्चा करेंगे तो आप आसानी से उसे कनेक्टिविटी लिंक कर पाएं, और जब लिंक करेंगे तो आप हर एक विषय को आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं, कुछ डेटा मैंने आपके लिए लाया है, उस डेटा को एक एक करके देखते चले जाएंगे, और ये परीक्षा तक आपको क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है। पहला जैसे जनरल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो बिहार का एस्टैब्लिशमेंट क्या हुआ था, कब, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग किया गया था, ठीक है ना, ये अलग कर दिया गया था 22 मार्च 1912 को। शायद उड़ीसा उस समय था ही, लेकिन बंगाल से इसको अलग कर दिया गया 22 मार्च 1912 को। कैपिटल बिहार का पटना आप जानते हैं। लैटिट्यूड देख लेंगे, लैंग्वेज इसको याद कर लीजिएगा। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं याद हो एग्जैक्ट, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया जरूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन इससे कई बार पूछ लिया जाता है। परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन द कंट्री 2.86%, पूरे भारत का 2.86% एरिया आपको बिहार कवर करता है। रैंक कितना है इसके टर्म एरिया में, 12वां स्थान है पूरे भारत में एरिया के टर्म में। लेंथ कितना है इसका यदि मैं बिहार के नॉर्थ से साउथ की बात करूं, इसका लेंथ है दोस्तों 345 किलोमीटर, और इसका ईस्ट से वेस्ट की तरफ मैं बात करूं बिहार का, ये कितना है, 483 किलोमीटर। इसका मतलब बिहार जो है आपको लेंथ में कम है, लेंथ में कम है, लेंथ में कम है, लेकिन इसका ये जो ब्रेथ है इसमें बिहार अधिक है। ये कितने हैं दोस्तों, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, और ये कितने हैं, ये कितने हैं आपको 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर ये बिहार का ये हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू आपको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है। फैक्ट रिलेटेड टू बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के बारे में मैंने बताया, नेपाल नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश बिहार के वेस्ट में है, यानी कि ये बिहार है यदि, तो इसके वेस्ट में दोस्तों कौन सा होगा, इसके वेस्ट में क्या है, यूपी है, यूपी है, इसके नॉर्थ में क्या है, नेपाल है, नेपाल है, इसके साउथ में क्या है, झारखंड है, झारखंड है, और इधर क्या है इसका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ये आपने समझ लिया। स्टेट विथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री, कौन से स्टेट के साथ इसका सबसे अधिक बाउंड्री है, वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है। और मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है, जैसे मान लीजिए ये बिहार है, इसका ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, कटिहार, उसको कहते हैं कटिहार, कटिहार, कटिहार। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, भागलपुर के पास भी कटिहार पड़ता है, भागलपुर के पास ही। और मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, सबसे अधिक वेस्टर्न में, तो वो है दोस्तों कैमूर, कैमूर भभुआ, कैमूर भभुआ, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मोस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण, ये आपको वेस्ट चंपारण जो है मोस्ट नॉर्दर्न में आ जाता है। और मोस्ट साउदर्न यानी कि दक्षिणी में कौन सबसे आता है अधिक, वो आ जाता है गया, गया। ये 4 जिला का नाम आपको याद होना चाहिए। मोस्ट नॉर्दर्न में कौन सा हो गया आपको, वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण। और जो आपको सबसे ईस्ट में यानी कि पश्चिमी में कौन सा है, वो है दोस्तों आपका कटिहार। और सबसे पूर्वी में, सबसे पूर्वी जिला में कौन सा है, तो वो है आपका कटिहार। पश्चिमी में सबसे कौन सा है, तो वो है आपको कैमूर। और दक्षिणी में सबसे कौन सा है, वो है आपका गया। ये 4 आपने याद कर लिया। सबसे अधिक बाउंड्री बिहार किसके साथ शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। ये फैक्ट्स भी आप याद कर लिए होंगे।
अब देखते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। ज्योग्राफिकल लोकेशन में ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मैंने बताया। क्लाइमेट बिहार का कौन सा है? ट्रॉपिकल मॉनसून, उष्णकटिबंधीय इसके क्या है? क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे अधिक बारिश बिहार में कहाँ पे होती है? किशनगंज में। किशनगंज यदि ये बिहार है दोस्तों, यहाँ पे आपको किशनगंज स्थित है। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको, बिहार के नॉर्थ ईस्ट एरिया में किशनगंज स्थापित है। ईस्टर्न एरिया भी कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट रेनफॉल, सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? औरंगाबाद में। दक्षिणी बिहार में आपको औरंगाबाद स्थित है। तो सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? आपको किशनगंज में। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? औरंगाबाद में। मैक्सिमम फॉरेस्ट इन बिहार किसके पास है? कौन सा होता है? डेसिडियस। डेसिडियस फॉरेस्ट हुए दोस्तों, जो पतझड़ में जिसके पत्ते झड़ जाते हैं और फिर से बसंत आने के बाद बसंत में जिसके पत्ते आ जाते हैं। जो वृक्ष अपने पत्तों को पतझड़ में छोड़ देता है, शेड कर देता है, ऐसे वृक्षों को कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट। तो बिहार में सबसे अधिक फॉरेस्ट किसके हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट के हैं। डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम इरिगेशन फील्ड, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक इरिगेशन फील्ड है बिहार में? तो शेखपुरा के पास है, शेखपुरा के पास है। और डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम इरिगेशन फील्ड, जिसमें सबसे कम इरिगेशन फील्ड है, वो है आपका जमुई, वो है आपका जमुई। जमुई के पास क्या है? सबसे कम इरिगेशन फील्ड आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ फैक्ट है जो आपको देखना है और इसको बार बार देख करके याद कर लेना है। ये याद रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। करंट अफेयर्स इसी से आएगा, कनेक्ट होकर तुरंत आपको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। मेंस में भी आप क्या करेंगे? तुरंत बिहार का मैप बनाएंगे और कोई भी एरिया लोकेट करके उसके बारे में फैक्ट्स लिख देंगे। जाहिर सी बात है आपको अच्छे अंक मिलेंगे फिर मेंस में भी, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रीलिम्स भी आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। राइट। फैक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड इरिगेशन देखते हैं। नेट सोन एरिया कितना है बिहार का दोस्तों? तो 5045.36 हेक्टेयर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ये नेट सोन एरिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीएसबीए 20.96 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने बिहार के? 3 है। इस सभी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जो यहाँ का बिहार का ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ द स्टेट कौन सा है? सोन कैनाल। लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है? राजपुर कैनाल। ठीक है। लार्जेस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट वाइड ट्यूबवेल कौन सा है? पटना, किशनगंज एंड अररिया। इन सब चीजों पर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूजिंग पॉन्ड्स कौन कौन सा है? नॉर्थ बिहार प्लेन्स। जो नॉर्दर्न बिहार है, विशेषकर जो मिथिलांचल के क्षेत्र हैं, वहां पर कई तालाब आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है पग पग पोखर माछ मखान। मिथिला में एक कहावत है, लोग कहते हैं पग पग पोखर माछ मखान। ठीक है। और कुछ और है इसका, मुस्की मुस्कान करके कुछ लिंक करते हैं। खैर, मैं ये कहना चाहता था कि कई पग पग पर तालाब आपको देखने को मिलेंगे नॉर्दर्न बिहार में, विशेषकर नॉर्थ बिहार प्लेन, गोपालगंज और इन सब मोतिहारी सब क्षेत्रों में। ये था आपको इनके बारे में दोस्तों फैक्ट्स। और कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसको देख लेना है, इसका प्रिंट आउट निकाल करके इसको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे उतना याद रहेगा। लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट कौन सा है? टेक्सटाइल एंड लेदर। बिहार में सबसे अधिक काम होती है किस पर? टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर और लेदर इंडस्ट्री पर। कल ही द इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आया था कि बिहार के हाजीपुर में एक कंपनी है जो जूता बनाती है, और वो जूता दोस्तों कहां पर एक्सपोर्ट होता है पता है आपको? रशिया। रशिया में वो जूते एक्सपोर्ट होते हैं, और रशिया में कोई आम जनता नहीं पहनती है जूते, रशियन आर्मी उस जूतों को पहनती है। तो बिहार का, मेड इन बिहार का जो जूता का प्रोडक्ट है वो रशियन आर्मी के लिए बनाया जाता है। टेक्सटाइल एंड लेदर हो गया। इंडस्ट्रियल रीजन इन बिहार कितने हैं? 6 हैं। इंडस्ट्रियल रीजन बिहार में कितने दोस्तों? 6 हैं। जूट पार्क इन बिहार कहां पर है? मोरंग। मोरंग पूर्णिया में एक जगह है, मोरंग कहते हैं उसको। और सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज इन बिहार, मैंने बताया था ये सब इंडस्ट्रीज हैं बिहार के फेमस हैं। जैसे बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन 1974 में बना था, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। बिहार सिल्क एंड टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट 1922 में बनाया गया। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड 1937 में। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन 1976 में। नेशनल जूट मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1980 में। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड 1982 में। बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन और फेडरेशन लिमिटेड 1983 में। ये आपको क्या है? बिहार के प्रमुख इंडस्ट्री हैं। ये मेंस में भी आपको लिखना पड़ेगा।
फेमस पेपर इंडस्ट्री इन द स्टेट कौन से हैं? डालमिया नगर पेपर फैक्ट्री इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ये पेपर के लिए बहुत फेमस है। और डालमिया नगर में दोस्तों आपको सीमेंट के भी इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। बिहार में टोटल यूनिवर्सिटीज कितने हैं? 37 यूनिवर्सिटी है बिहार में, जो 15 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 6 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 1 इंस्टीट्यूट अंडर स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट है, 1 ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी में कौन सा है आपको? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, एंड 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। कुल मिलाकर बिहार में 37 यूनिवर्सिटीज हैं, 37 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे बिहार में, राइट। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार, पहला कौन सा है दोस्तों? पटना यूनिवर्सिटी, बिहार का पहला यूनिवर्सिटी है। लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन बिहार कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी। और ओनली ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ये दोस्तों बिहार के बारे में एजुकेशन को लेकर के डेटा था। अब हाई कोर्ट बिहार में कितने हैं उसको समझते हैं। बिहार में एक ही हाई कोर्ट है और वो पटना में है। कब बना था? 1916 में बना था। बिहार के डिवीजन कितने हैं? पूरे बिहार को मैं यदि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में बांट दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में, तो पूरे बिहार में आपको कितने डिवीजन है? 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। बिहार में जिले कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट 38 जिले हैं। बिहार के डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन कितने हैं? 101 सब डिवीजन है। आप जब बीपीएससी निकालकर एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, तो आप इसी सब डिवीजन में जाएंगे, राइट। तो ऐसे बिहार में कितने सब डिवीजन हैं? आपको 101 सब डिवीजन हैं, राइट। बिहार में लोकसभा सीट कितने हैं? 40 लोकसभा सीट हैं। बिहार के राज्यसभा सीट कितने हैं? 16 राज्यसभा सीट हैं। और नंबर ऑफ रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट कितने? लोकसभा में 6 आपको नंबर ऑफ सीट क्या है? रिजर्व है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए बिहार में। ये डेटा भी आपको समझ में आ गया, ये डेटा भी आपको याद हो गया होगा। 2-3 बार खुद से भी देख लेंगे, पूरा डेटा याद हो जाएगा। जितना डेटा याद रहेगा और कंसेप्ट जितने आपके क्लियर रहेंगे परीक्षा में उतने ही आप स्कोर करेंगे। यही पूरा परीक्षा का फंडा होता है। यदि एक बार समझ लिया जाए और फिर उस डेटा को याद कर लिया जाए, तो डेटा भी आपको लॉन्ग टर्म तक हमेशा के लिए याद रहेगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, ठीक है ना। इसलिए जरूरी होता है कंसेप्ट के साथ डेटा को पढ़ना। इसलिए मैंने बिहार के बारे में आपको एक परिचय दिया, एक कंसेप्ट पहले आपके अंदर बनाने का मैंने प्रयास किया। उसके बाद जो मैं डाटा आपको बता रहा हूं, आप आसानी से लिंक कर पा रहे होंगे और इसको आसानी से आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इन बिहार, बिहार में पहले कौन कौन हुए? जैसे फर्स्ट गवर्नर बिहार के थे आपको जलराम दास दौलत राम जी। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे बिहार के डॉक्टर जकीर हुसैन जी। पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर हुए हैं श्री कृष्ण सिन्हा जी। पहले आपको हरिजन चीफ मिनिस्टर हुए हैं आपको भोला पासवान शास्त्री जी। हरिजन चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाएगा आपको। पहले हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री जी। और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के गणेश दत्त जी। और फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर हो गए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राम दयालु सिंह हो गए, ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर हो गए आपको राबड़ी देवी जी हो गई। नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पहले कौन से हुए बिहार के? आपको महामाया प्रसाद सिन्हा जी हो गए। फर्स्ट पोएट जो बिहार के हैं वो महाकवि विद्यापति जी को कहा जाता है, जिन्होंने मैथिली में भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है और इनका भाषा अबहट हुआ करता था, अबहट भाषा में इन्होंने लिखा है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो बिहार के हुए हैं वो हैं दोस्तों भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी। और फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर बिहार से हुआ है उसको कहते हैं सर्व हितैषी। ये आपको फर्स्ट पहला बिहार में पहला कौन कौन सा था, ये डाटा भी आपके सामने मैंने लाकर रखा है। इस डाटा को भी आपको ध्यान से समझना है और फिर याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट जो हिंदी डेली न्यूज़पेपर बिहार के हुए उसको कहते हैं बिहार बंधु। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर जो बिहार के हुए उसको कहते हैं द सर्चलाइट। इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर कौन से? देखिए फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर था सर्चलाइट और वीकली न्यूज़पेपर था द बिहार हेरल्ड। परीक्षा में क्या करेंगे वो आपको इसमें लिख देंगे, वो इसमें लिख देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ये सही है और ये सही है। वीकली में क्या नाम है? द बिहार हेरल्ड। कौन सा अखबार था? इंग्लिश वीकली नाम था। और पहला जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? द सर्चलाइट, ठीक रहेगा, याद रहेगा। पहला भोजपुरी फिल्म मैंने बताया आपको, हे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ेबो, ये पहला भोजपुरी फिल्म है। फर्स्ट मैथिली फिल्म है आपको कन्यादान। और फर्स्ट हिंदी फिल्म है दोस्तों कल हमारा है। और फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर कहाँ पे बिहार में बने? मुजफ्फरपुर में बने। ये बिहार में प्रथम आपने समझ लिया। ऐसे दोस्तों फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ वेरियस अवार्ड्स फ्रॉम स्टेट कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट पर्सन अवार्डेड विद पद्मश्री, बिहार के कौन से ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री मिला? उनका नाम है विष्णुकांत झा 1961 में। दूसरा फर्स्ट वीमेन अवार्डेड विद पद्मश्री
पहली महिला कौन थी? उनका नाम है दोस्तों विंध्यवासिनी देवी। 1974 में फर्स्ट पर्सन अवार्डेड विद भारत रत्न, उनका नाम था विधान चंद्र रॉय। 1961 में पब्लिक अफेयर्स के लिए पहला व्यक्ति जिनको पद्म भूषण मिला बिहार में, उनका नाम है श्याम नंदन सहाय जी। फर्स्ट रिसिपेंट अवार्डेड विद पद्म विभूषण फजल अली। फजल अली कमीशन भी फेमस है, आपको याद होगा, राइट। फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ अशोक चक्र किनको मिला? रणधीर वर्मा जी को। और फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड बिहार में किन्हीं को मिला है? वो है आपको रामधारी सिंह दिनकर जी, उर्वशी के लेखन के लिए। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। उर्वशी की जगह वो रश्मि रथी लिख देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा रश्मि रथी। ये आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का सर्वश्रेष्ठ रचना है, ठीक है। लेकिन उनको ज्ञानपीठ अवार्ड किसके लिए मिला है? आपको उर्वशी की रचना के लिए। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ रचना है रश्मि रथी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनको अवार्ड किस में मिला है? आप अवार्ड किस में मिला है आपको? किस चीज के लिए? आपको उर्वशी की रचना के लिए मिला है। उर्वशी की रचना में उनको पहला अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान पे जरूर रखना है। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे कौन सा है हमारा? डेमोग्राफिक प्रोफाइल सेंसस। देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आपका जैसे कि टोटल पॉपुलेशन बिहार के कितने हैं, आपको ये मैंने बताया। मेल कितने इसमें? ये आपको 52.14% है। 52.54% जो है कुल मिलाकर मेल हैं। और महिलाएं कितना है? 47% है। परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 8.6% जो क्या है पूरे देश का पूरे बिहार का पॉपुलेशन है। पूरे देश की अपेक्षा में यदि देखा जाए तो रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तीसरा है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कौन सा जिला है? वो दोस्तों पटना है आपका। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किसका है? शेखपुरा का है। पॉपुलेशन ग्रोथ यदि देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ मधेपुरा का आपको सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ है? वो है आपका अरवल का है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक किसका है? तो इसमें देखा जाए शिवहर, शिवहर का जो है आपको सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है। अभी मैंने बिहार का मैप आपको मैंने पूरे तरीके से नहीं पढ़ाया है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मधेपुरा कहाँ पर है, शिवहर कहाँ पर है, गया किधर पर है, औरंगाबाद कहाँ पर है, पटना किधर है। ये सब अभी कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। कैमूर किधर है? जब आप एक बार मैप अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो आपको शिवहर, मधेपुरा, कैमूर, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार सब याद हो जाएगा। पूर्णिया, अररिया, खगड़िया सब याद हो जाएगा आपको, कोई घबराने की बात नहीं है, राइट। लिटरेसी रेट क्या है बिहार का? मेल की यदि मैं बात करूं तो 71.29%, फीमेल की यदि मैं बात करूं तो 51.5%, कुल मिलाकर 61.8% यहाँ का लिटरेसी रेट है। और भी फैक्ट यदि आप देख लें तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ कब बना? 1986 में। टू मेजर आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बिहार कौन सा है? मौर्यन स्टाइल एंड मुगल स्टाइल। इन दोनों में यहाँ पे बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। और कौन कौन सा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा? यूरोपियन आर्किटेक्चर भी है बिहार में। इंडो सार्सेनिक यानी कि इंडो और इस्लामिक दोनों मिलके बनते हैं। अफगान स्टाइल भी है, पाल स्टाइल भी है। फिर आपको पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य आपको देखने को मिलेंगे कुछ आर्किटेक्चर के उदाहरण में। फूल महल देखने को मिलेगा, पैलेस ऑफ फ्लावर देखने को मिलेगा। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपको सासाराम में देखने को मिलेगा। ये सब बिहार के कुछ उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं, उत्कृष्ट कलाकृतियों में इनकी गिनती होती है। दोस्तों अब देखते हैं एक चीज कि बिहार के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह कौन, बिहार के राज्य स्तर पर कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे स्टेट एम्बलम। स्टेट एम्बलम आप देख सकते हैं, ये है आपको बिहार का ऑफिशियल लोगो है, ऑफिशियल लोगो है। द एम्बलम ऑफ बिहार कंसिस्ट ऑफ बोधि ट्री। ये क्या है तो दोस्तों बोधि ट्री है, बोधि ट्री। ये सिंबल आप स्वास्तिक का देख सकते हैं। और ये बोधि ट्री यानी कि पीपल का जो पेड़ होता है, बोधि ट्री, यही क्या है बिहार का स्टेट एम्बलम है। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ देगा आपको एग्जाम में। और द बेस ऑफ द ट्री इज अ ब्रिक विथ बिहार इंस्क्राइब इन उर्दू ऑन इट। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कई बार, यहाँ से आपको बारीकी वाला प्रश्न पूछेगा। ये जो बोधि ट्री है ये जिस ईंट पे बनाया गया है, ईंट पे, ये ईंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये ईंट है और इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है बिहार, इसमें उर्दू में लिखा हुआ बिहार, ठीक है ना। तो ये पूछेगा आपको किस भाषा में लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बोधि ट्री तो चलिए बुद्धिस्ट का है, हो सकता है बिहार भी पाली में लिखा गया हो, नहीं, उर्दू में लिखा गया बिहार एक ईंट पे, और उसी ईंट पे क्या है आपको पीपल का पेड़ है, बोधि ट्री का स्मारक के चिन्ह के रूप में, और स्वास्तिक है, यही क्या है बिहार का एम्बलम है। अब दूसरा क्या है, स्टेट ट्री कौन सा है? तो पीपल ट्री। पीपल ट्री को स्टेट का ट्री माना जाता है, स्टेट का ट्री माना जाता है। और स्टेट के फ्लावर्स कौन है?
मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड जिसको गेंदे का फूल कहा जाता है, पीले रंग का फूल आप खिलते हुए देखते होंगे। जनवरी फरवरी के महीनों में पीले रंग का गेंदे का फूल खिलता है। अक्टूबर नवंबर से ही खिलना शुरू हो जाता है, कई जगह तो पूरे साल भर खिलते हैं। तो गेंदे का फूल हो गया। और स्टेट बर्ड कौन सा है दोस्तों? हाउस स्पैरो। घर में जो चहकने वाली जो चिड़िया होती है ना, इसको गोरैया कहते हैं। ये गोरैया आपको यहाँ की क्या है? स्टेट बर्ड है। गोरैया की जनसंख्या लगभग एक्सटिंक्ट सी हो गई थी, लेकिन कई लोगों के प्रयास से फिर से गोरैया की जो है चहकना आप सुन सकते हैं कई जगहों पर। ये यहाँ का क्या है? स्टेट बर्ड है। उसका स्टेट एनिमल क्या है दोस्तों? ऑक्स, बैल। ये क्या है? यहाँ का स्टेट एनिमल है। और स्टेट फेस्टिवल कौन है यहाँ पर? मेन फेस्टिवल छठ पर्व जो है यहाँ का मेन फेस्टिवल है। स्टेट नहीं मानूंगा, छठ मुख्य पर्व में। और यहाँ का जो आपको मेन डिश है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा आपने कई बार खाया होगा, दिल्ली में भी, यूपी में भी मिलता है। लेकिन बिहार के मुख्य आपको फूड में देखा जाए तो लिट्टी चोखा। हालांकि पूरे बिहार में ये प्रसिद्ध नहीं है, विशेषकर आप यदि उत्तर बिहार में जाएं, लिट्टी चोखा उतना लोग पसंद नहीं करते, उनका अपना अलग क्षेत्रीय भोजन होता है। लेकिन विशेषकर सामान्यतया में एवरेज फॉर्म में औसतन देखूं तो पूरे बिहार में आपको औसतन रूप से लिट्टी चोखा एक बहुत ही प्रसिद्ध आपको भोजन देखने को मिलता है। और भी कई भोजन हैं, पकवान हैं उनके, ये भी उनके बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये सब चीजें थी बिहार के बारे में, मैंने आपको एक परिचय दिया। और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर बिहार के इस परिचय से जरूर कुछ समझे होंगे बिहार के बारे में। एक जिज्ञासा आपके अंदर विकसित हुई होगी, आपके अंदर ये भी समझ विकसित हुआ होगा कि किन पक्षों के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, और जिन पक्षों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसके कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ जो फैक्ट्स को होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको प्रीलिम्स निकालना है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो होंगे ही, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट याद करने ही पड़ेंगे। और जब कंसेप्चुअली आपने फैक्ट को याद कर लिया तो मेंस की तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। तो क्यों ना दोनों तैयारी हम साथ साथ लेकर चलें, ताकि आप प्रीलिम्स निकालें। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अधिक समय नहीं मिलेगा, तो मेंस में भी आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर इंटरव्यू तक जरूर पहुंचे। यही इस प्रोग्राम का लक्ष्य भी है कि जो बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे वो जरूर इंटरव्यू तक पहुंचे और अपना बेहतर इंटरव्यू देकर बीपीएससी में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। फिर मिलते हैं आप सभी अभ्यर्थियों से, एस्पायरेंट्स से, नए टॉपिक के साथ। फिर नए वीडियो में बने रहिए तथास्तु आईसीएस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।